अच्छा, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन करिकुलम क्यों जरूरी है सर? ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक 10 तक हर सब्जेक्ट का करिकुलम है। करिकुलम एनसीईआरटी का बोलो, NCERT सीबीएसई का बोलो, स्टेट आईबी बोर्ड का बोलो, स्टेट बोर्ड का बोलो, तो क्यों है? स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम ये कैसा होना चाहिए? आपके दिमाग में दो बातें होनी चाहिए। पहली बात ये होनी चाहिए कि वो लड़का या लड़की फिट कैसा रहेगा, उसका फिजिकल फिटनेस, उसका एक्सरसाइज उस हिसाब से होना चाहिए। दूसरा चीज होना चाहिए कि उस बच्चे में अगर टैलेंट है, पोटेंशियल है, तो उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना चाहिए। तो ये सेंट्रिक पकड़ के ही स्पोर्ट्स प्रोग्राम होना चाहिए। स्कूल में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए सर? और बेसिक स्किल्स बच्चों की स्ट्रॉन्ग कीजिए, जैसे कि ड्रिबलिंग हो गया, पासिंग हो गया, शूटिंग हो गया। ठीक है, आप 3-on-3 अब वहां पे बास्केटबॉल के इंटरनल मैचेस करवा के या फिर डेली प्रैक्टिस करवा के उनका बेसिक स्किल्स बढ़ा सकते हो। स्कूल में स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए सर स्कूल की क्या भूमिका होना चाहिए या क्या करना चाहिए? स्कूल्स ने ओलंपिक गेम्स के रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी एक भूमिका उठानी चाहिए, वो है स्कूल ओलंपिक्स अवेयरनेस। हेलो, नमस्ते, मैं हूँ पवन लोहार। ARSCA पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट शो है उसके मेन स्पॉन्सर है फर्स्ट लोहार ट्रॉफी पैलेस पुणे, सेकंड लोहार स्पोर्ट्स जलगांव ब्रांच, पलक मेकओवर स्टूडियो पुणे, ARSCA ऑल रोलर स्केटिंग कोचेस एसोसिएशन एंड वैष्णवी क्रीड़ा संघ। आज जो स्पेशल गेस्ट है हमारा, जिन्होंने 14 से 15 साल तक स्पोर्ट्स फील्ड, एजुकेशन फील्ड में वर्किंग किया है, और उनका जो फाउंडर है आज एथलिया स्पोर्ट्स ऐप करके है। उसके बाद PE फॉर ऑल फिजिकल एजुकेशन लर्निंग इंस्टीट्यूट, नेक्स्ट फाउंडर नेट अड्डा करके उनका ऐप है। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर योगेश ठाकुर सर। यस, थैंक यू सर, मुझे आपने यहाँ पे आपके पॉडकास्ट पर बुलाकर जो सम्मानित किया है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और आप बताइए अभी कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक, उस पे हम कैसे डिस्कशन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड ओलंपिक्स। ओके, जो भी एजुकेशन सिस्टम बोलो या स्पोर्ट्स बोलो, आज हमारे योगेश सर बताएंगे। सबसे पहले योगेश सर, आज पॉडकास्ट पे आप आए जी, ठीक है। उसके बाद आपको कैसा लगा, और जो आपका जो 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करो सर हमारे व्यूअर्स के साथ। जी, जो भी पेरेंट्स है उनको देखने के लिए। जी जरूर। जैसे अगर मेरा आप प्राइमरी एजुकेशन देखोगे तो मेरा प्राइमरी एजुकेशन पूरा गांव से हुआ है। ओके, गुड। उस स्कूल से हुआ है जहाँ बरसात में हमें ढूंढना पड़ता था कि बैठना कहाँ है और कहाँ नहीं बैठना, तो यहाँ पानी गिरता था। तो उस स्कूल से हम आए हैं, लेकिन उस स्कूल में भी हमें उस टाइम से ही इंडिया के जो इंडिजिनियस गेम्स है, जैसे खो खो है, कबड्डी है, यही हमें पता था। और उसके बाद थोड़े दिन बाद हमें पता चले क्रिकेट भी एक गेम होता है। तो मैं क्रिकेटर रहा हूँ, क्रिकेट खेला हूँ, सब कुछ किया है, लेकिन साथ ही साथ मैं खो खो प्लेयर भी अच्छा था। ओके। और कबड्डी प्लेयर भी था। तो स्कूल गेम्स में मैंने खो खो में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मैं जोनल तक खेला हूँ, और उसके बाद में क्रिकेट में मैं नेशनल में भी गया हूँ, यूनिवर्सिटी के गेम्स भी खेला हूँ। तो ये मेरा जर्नी था एज अ स्पोर्ट्स। लेकिन जब आप एक खेड़े में से एक छोटे से ग्रामीण भाग से अगर जब निकल के बाहर आते हो, तब आपको पता चलता है कि यार स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और बाकी बहुत सारे स्पोर्ट्स है जो आज हमें हर स्कूल्स में पहुंचाना चाहिए। और साथ ही मेरा एक्सपीरियंस, अगर एजुकेशन के बारे में आप बोलोगे तो स्पोर्ट्स में बचपन से ही मैं लाइक करता था। तो जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन में भी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन था। फिर उसी में मैंने आगे बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन किया, उसके बाद मैं MPhil इन फिजिकल एजुकेशन किया। योगा मेरा डिप्लोमा इन योगा भी है, और उसके साथ में मैं PhD भी कर रहा हूँ। साथ ही साथ लेक्चरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, नेट और सेट, ये भी मैंने क्लियर कर चुका है सर। तो ये मेरा एजुकेशन जर्नी है। और उसके बाद में जो मेरा
रियल जर्नी स्टार्ट हुआ एज अ वर्किंग एज अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी टू सर्व द ग्रास रूट लेवल। मतलब ग्रास रूट लेवल मतलब स्कूल से, हाँ, मतलब मैं जो स्कूल्स में ही अपना काम तब से देख रहा हूँ। उसके साथ मुझे आज 14 साल कंप्लीट हो गया। ओके, अब गुड। ये मेरा 15वां साल चालू हो गया है। हाँ। और उसी के बीच में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सर का और मेरा ऑलमोस्ट 7 से 8 साल का जर्नी साथ में ही है। साथ में योगेश सर ने मुझे डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली बोलो बहुत सपोर्ट किया है। मतलब ऐसा नहीं कि इंसान अपने को सपोर्ट कहाँ करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये योगेश सर से भी सीखना चाहिए कि सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रेंड मिलते हैं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन डायरेक्ट बोलो इनडायरेक्टली बोलो सपोर्ट वो जरूरी है स्पोर्ट्स फील्ड में। हाँ, क्या तो है उनके लिए थैंक यू। मतलब आज तक अभी तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहे, ये इच्छा है, ये आशा है। ये तो आपका बड़प्पन है सर, लेकिन मेरा नेचर ही है कि हमारा स्पोर्ट्स फील्ड बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, बराबर। तो हम सबको साथ लेकर ही बढ़ते हैं। सर, आपके हिसाब से स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम ये कैसा होना चाहिए अभी की इसमें? जी देखिए, अभी जो स्कूल्स में जो मैंने 14-15 साल से देखा है कि हमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, हाँ, राइट। अगर कोई भी स्कूल में आप देखोगे तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पुणे जैसी सिटी है, टियर 1 टियर 2 सिटीज में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने करता है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स प्रोग्राम चलना चाहिए, और कैसे चलना चाहिए उसके लिए 2 चैलेंजेस है। लेट्स सपोज मैं कोई एक स्कूल का एग्जांपल देता हूँ जहाँ 1000 बच्चे हैं। अब 1000 बच्चों में से आप हर बच्चों को जब आप स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हो तो आपके दिमाग में 2 बातें होनी चाहिए। पहली बात ये होनी चाहिए कि वो लड़का या लड़की फिट कैसा रहेगा, उसका फिजिकल फिटनेस, उसका एक्सरसाइज उस हिसाब से होना चाहिए। दूसरा चीज होना चाहिए कि उस बच्चे में अगर टैलेंट है, पोटेंशियल है, तो उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना चाहिए। तो ये सेंट्रिक पकड़ के ही स्पोर्ट्स प्रोग्राम होना चाहिए। ओके जी, गुड। वैसे आप अभी फिजिकल एजुकेशन में करते हैं आप, बराबर। आपने 14 साल किया तो आपने बहुत से स्कूल में शायद या स्कूल में प्रोग्राम दिए होंगे जी, या फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग लिए होंगे, वैसा कोई एक्सपीरियंस होगा बता सकते हैं? जी, अभी अगर 14 साल की आप अगर मेरी जर्नी देखोगे तो मैंने स्टार्ट किया था एज अ स्पोर्ट्स कोच ही स्टार्ट किया था। इंडिया की सबसे पहली स्पोर्ट्स एजुकेशन सर्विस में जो कंपनी थी वो थी लीप स्टार्ट। उसके लिए मैंने बैंगलोर में जाके ट्रेनिंग ली, और पुणे में मैंने वहाँ पे SNBP स्कूल, फर्स्ट स्कूल मेरा जो था SNBP स्कूल, वहां से मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया एज अ कोच। वहां से मैं प्रमोट हुआ एज अ स्कूल हेड। फिर अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वापस आके मैंने पोस्ट संभाली दूसरी कंपनी में, रीजनल मैनेजर की, फिर ऑपरेशन मैनेजर, फिर स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, एक बहुत बड़े ब्रांड में मैंने काम किया है। उसके बाद में बिफोर कोविड मैंने मेरा खुद का स्टार्ट किया है। ओके, मेरे उस जर्नी में 4 से 5 साल की जर्नी में मैंने सीखा कि सिस्टम में क्या लैकिंग है और उसे कैसे फुलफिल किया जाता है। ओके, तो ये मेरा स्कूल में जर्नी रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। अभी जो नए आने वाले कोच है सर, जैसे आप बैंगलोर में किया, जी, समझो अगर बैंगलोर जाना है किसी नए कोच को, जी, तो उस टाइम पे वो क्या प्रोसेस होता है? मतलब बैंगलोर में आपने जो कोर्स किया, जी, वो कोर्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्या? अभी तो वो कंपनी काम नहीं कर रही है। ओके, लेकिन अगर आज आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करोगे तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एज अ करियर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले स्पोर्ट्स अगर या फिजिकल एजुकेशन आप बोलोगे तो एक ही चीज आती थी, पीटी। ओके, हाँ, पीटी टीचर क्या होता है? पर्सनल ट्रेनिंग और फिजिकल एजुकेशन टीचर में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, वो फर्क भी समझा दो सर हमारे व्यूअर्स को। पर्सनल ट्रेनिंग मतलब आपका दिन भर का दिनचर्या कैसे होनी चाहिए और कितना आपने एक्सरसाइज करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, वो हो गया आपका पर्सनल ट्रेनर। वो भी आपको बॉडी टाइप को देख के आपको ट्रेनिंग देगा। हाँ। लेकिन जब आप फिजिकल एजुकेशन टीचर को आप देखते हो तो वो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। ओके, स्पोर्ट्स में तो करता ही करता है, उसके साथ में डिसिप्लिन डाइट का करता है, और आपने कैसा बोलना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए, आपका टीम बिल्डिंग करवाता है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर कैसे बढ़ाता है, ये सब चीजें उस पर डिपेंड करती है। तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर है तो वो उसका बैकबोन है।
ओके, हाँ, कहीं पे भी कोई अगर लैकिंग लग रहा है ना, आप सबसे बोलते सर को बुला, वो देख लेंगे। हाँ, ठीक है, हर इवेंट में आपको देखेगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो अच्छे से काम करते हुए देखेगा आपको मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, तो पीटी टीचर मिलेगा आपको। पर उससे पीटी टीचर बोल के जो खत्म किया है ना, वो पीटी टीचर नहीं है, वो पीईटी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर। हाँ, तो उसके लिए बहुत सारे आज के तारीख में ऑप्शंस करियर के बहुत है। अब जैसे क्या क्या है, तो अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, आज की तारीख में बहुत क्रेज है। आप डाइटिशियन बन सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी है, चाइल्ड साइकोलॉजी भी उसी में आता है। मेडिसिन में आप जाओगे तो फिजियोथेरेपिस्ट है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट फोटोग्राफी, अभी फोटोग्राफी भी है, एंटरटेनमेंट आ गया है, उसमें इतने लीक्स फॉर्मेट चल रहे हैं, तो ये चीजें भी है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, उनके हॉस्पिटैलिटी में भी आपको जॉब्स मिलते हैं। उसके बाद में आपको कोचिंग है, कोचिंग तो है, और फिजिकल एजुकेशन टीचर भी है, राइट। उसके बाद में टीम मैनेजमेंट से अलग आते हैं, उनकी टीम मैनेज, आप हर टीम के साथ आपको एक टीम मैनेजर मिलता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। आज के तारीख में मैं सभी पेरेंट्स से अपील करना चाहूंगा कि बच्चों को अवेयर करवाइए कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। हाँ, तो वो सबने पेरेंट ने हर एक गेम में आपको पार्टिसिपेट करना है, ताकि आपका बच्चा कौन से इसमें फिट हो सकता है जी, या कौन से इसमें उसकी क्वालिटीज है जी, वो अपने को दिख के आएगा, राइट। उसमें क्या होता है सर, आज की तारीख में हम जो देखते हैं ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे है ना पेरेंट्स भर के पैसा देते हैं, बराबर। आईएएस के लिए देख लो, आप जेईई के लिए देख लो, नीट के लिए देख लो, हर जगह आपको ऐसा दिखेगा कि भर के बच्चे जा रहे हैं। पर ऐसे बच्चे आपको कभी भी ना कोचिंग, जहाँ पे स्पोर्ट्स कोचिंग होती है, वहां से कोई बाहर आते हुए आपको नहीं दिखेगा। तो क्यों नहीं दिखेगा? तो वही अपने, क्योंकि पेरेंट्स उनको ना एज अ करियर नहीं देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसको करियर नहीं देखना चाहते पेरेंट्स। अगर आप उसे एज अ करियर नहीं देखोगे तो बच्चे को कैसे, वहां पे आप लाख फीस भरते हो जेईई नीट के लिए, मेरा बच्चा एमबीबीएस करेगा ही करेगा। आप मुझे ईमानदारी से बताइए सर, एक बैच में से कितने आईएएस बनते हैं? बराबर, कम से कम 3-4%, 3% रेशो है जो सक्सेसफुल रेशो है। और फिर बाकी के बच्चे कहाँ जाते हैं? बाकी भी फिर दूसरे जो ऑप्शन होंगे उसमें आते होंगे, बराबर। पर लेकिन उनके 4 साल 5 साल, यस, उसी से मैं ये बोलता हूँ कि आप उस बच्चे की प्रिपरेशन आप 9th और 10th से चालू कर देते हो। फिर उसी एज में आप स्पोर्ट्स एज अ करियर क्यों नहीं देखते? बराबर। स्पोर्ट्स आपको क्या नहीं सिखाता है सर, आप मुझे बताइए। बराबर। हाँ, आपको हार पचाना कौन सिखाता है? स्पोर्ट्स सिखाता है। जाति धर्म से दूर रहना कौन सिखाता है? स्पोर्ट्स सिखाता है। तो ये सब चीजें स्पोर्ट्स में आपको होती है। डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ से आती है? स्पोर्ट्स से। आप हार गए, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होता, मेन बात मेंटली स्ट्रांग होता है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है। आप हारने के बाद क्या करते हो? अपोनेंट को जाके शेक हैंड करते हो। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं आपको देख लूंगा। लेकिन आज के लिए स्पोर्ट्समैनशिप उसमें आती है। हाँ। तो ये सब चीजें है ना, ये स्पोर्ट्स सिखाता है जी। तो स्पोर्ट्स एजुकेशन जो है ना, एक अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है सर। इंडिया और अदर कंट्रीज में आप डिफरेंस देखोगे ना, तो आप दूसरे, जैसे चाइना, जापान, अमेरिका, वहां पे ओलंपिक में उनको मेडल मिलते सर जी, वो अपने इंडिया को मेडल नहीं मिलता। मैं डिफरेंस ही वही बता रहा हूँ आपको कि उसमें क्या होता है सर, कि आप अदर कंट्रीज में जाओगे ना, तो अदर कंट्रीज में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज है, यस, और इंडिया में स्पोर्ट्स फील्ड है सिर्फ, मतलब एक डिपार्टमेंट दिया गया है, जैसे एजुकेशन वाइज। हाँ, जैसे डॉक्टर कोई बनना है तो वो डॉक्टर का जैसा एक फील्ड दिया है, वैसा स्पोर्ट्स का एक ही दिया है। हाँ। लेकिन आप यहाँ पे आपको बाकी सब यूनिवर्सिटीज मिलेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बहुत कम है इंडिया में। अभी वो ट्रेंड पिछले कुछ सालों में चालू हुआ है, बट फिर से वही फिर अपना एजुकेशन पॉलिसी पे आ जाता है सर। हाँ, फिर अब वापस से एजुकेशन पॉलिसी में आ गया। एजुकेशन पॉलिसी तो उसमें वापस से वही है कि आप बच्चों को फिट रहने के लिए एक वीक में आप सिर्फ 2 पीरियड्स दे रहे हो। एक पीरियड है 35 मिनट्स का। अब 35 मिनट्स में बच्चा आएगा कब, जाएगा कब, वार्म अप कब करेगा, मेन स्किल कब सीखेगा, कोच उसको डेमोन्स्ट्रेशन कब बताएगा, फिर उसका एरर करेक्शन कब होगा, उसका कूलिंग डाउन भी होना चाहिए। ये सब स्पोर्ट्स बायोमैकेनिकल वे से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और प्रिंसिपल के हिसाब से होना बहुत जरूरी है। पर उसके लिए आप टाइम दे रहे हो क्या? एजुकेशन पॉलिसी
बोलती है। अभी एनईपी में थोड़े से सुधार आए हैं, कंपलसरी किया है, लेकिन जहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वहाँ क्या कर सकते हैं? वहां पे भी हमारे पास बहुत ऑप्शन है। आजकल हमने भी उसके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स बनाए जो कम जगह में बच्चों को एक्टिव रखे। एटलीस्ट 35 मिनट्स बच्चा अगर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा। यस, कुछ नहीं होने से कुछ तो हम करेंगे। जैसे कि आज मोबाइल बहुत बच्चे देखते हैं सर जी, टीवी देखते हैं। मतलब जैसे बच्चा सुबह उठा तो पहले मोबाइल देखते हैं, और मेन बात पेरेंट्स देखते हैं जी। तो बच्चे जैसे अपन ऑब्जर्वेशन से सीखता है, चाइल्ड साइकोलॉजी का ये है कि अगर कोई भी इंसान पेरेंट्स को देख के सीखता है। अगर मम्मी डैडी अगर मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चा भी मोबाइल देखेगा। अगर मम्मी डैडी अगर बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो बच्चे भी बुक्स पढ़ेंगे। अगर कोई गेम्स खेलते होंगे या कोई ऐसा, तो बच्चे भी गेम्स खेलेंगे। तो मोबाइल से कैसे दूर करने का सर बच्चों को? देखो, बच्चा वही सीखता है जो देखता है। तो आज की तारीख में मैं सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों के सामने मिनिमम यूज करे मोबाइल का। और दूसरी चीज है कि ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने की कोशिश करे और उनके सामने बुक्स पढ़ने की कोशिश करे। आपको कुछ ही दिनों में पता चलेगा कि बच्चा भी ये सब चीजें अवॉइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप बच्चों को फोर्स करने जाओगे ना, फोर्सफुली कोई नहीं सुनता। जेनजी बच्चे आ गए, अभी अल्फा आएंगे, फिर बीटा आएंगे तो उसपे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाए। तो उसको कहीं तो भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं। देखो, स्कूल में तो अलाउ ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो बच्चा अलाउ कहाँ हो रहा है? घर में आने के बाद। तो घर में आने के बाद अगर आप उसको इतना एक्सेस नहीं दोगे, आप खुद ही एक्सेसिबल नहीं रहोगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप उसको ये डिसिप्लिन बता रहे हो, ये घर में आप कल्चर बता रहे हो कि आप भी एक्सरसाइज कर रहे हो मॉर्निंग में उठ के, आपका रूटीन वैसे ही है, तो बच्चा क्या फॉलो करेगा? वही रूटीन फॉलो करेगा। है ना? मतलब जैसा हम करोगे वैसा बच्चा करेगा। तो इसीलिए सब पेरेंट्स से मैं यही चाहता हूँ कि आप एक आपका डिसिप्लिन बना लो, कम से कम मोबाइल यूज करने का, तो आपको वही मिलेगा। सर, ग्रास रूट टैलेंट प्रोग्राम के बारे में बताओ सर, क्या कदम उठाना चाहिए? यस, ग्रास रूट टैलेंट के लिए मैं यहाँ पे दो चीजें मर्ज करना चाहूंगा। एक गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट बॉडीज, और दूसरा है स्कूल एजुकेशन। देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हर एक गेम के लिए स्पोर्ट्स फेडरेशन और एसोसिएशन बनाए हैं। और वो इतने अच्छी तरीके से काम करते हैं कि वो नेशनल लेवल से लेके स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उनके पूरे रूट्स हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी आज अगर हम स्केटिंग की बात कर लेते हैं तो आपका नेशनल फेडरेशन भी होगा, नेशनल स्टेट एसोसिएशन है, और डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, अब मुझे कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, तो मैं मुझे परमिशन किसकी लगती है? तो डिस्ट्रिक्ट की परमिशन लगती है। और मेरे स्टेट लेवल करवाना है तो स्टेट की लगेगी, नेशनल लेवल करना तो नेशनल की लगेगी, एसोसिएशन में, और उनका हेल्प भी लगेगा। मुझे इवेंट अगर ऑफिशियल लगेंगे। तो वो एक स्ट्रांग बॉडी जो पहले से एग्जिस्ट करती है, सिस्टम में है। और दूसरी बात है, आपको मैक्सिमम प्लेयर्स और बच्चे कहाँ मिलेंगे? स्कूल से। हाँ, ठीक है। अब ये जो गैप है, जो आज सिस्टम का गैप है कि एसोसिएशन, फेडरेशन और इस साइड में आपके स्कूल का, हाँ, तो इनका बीच में का जो गैप है, इनका कम्युनिकेशन फेडरेशन के साथ नहीं, फेडरेशन का इनके साथ नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी कभी ये स्टेट रिकॉग्नाइज, डिस्ट्रिक्ट रिकॉग्नाइज या नेशनल रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट्स होते हैं जिससे बच्चों को बेनिफिट होता है एक्चुअली, उनके सर्टिफिकेट के वेटेज है, उनको एग्जाम्स में बेनिफिट्स मिलते हैं, मार्क्स में उनको ग्रेस मिलता है, उनको जॉब के लिए भी, गवर्नमेंट सर्विसेज के जॉब्स में भी उनको मिलता है। तो जब इसको ग्रासरूट लेवल डेवलपमेंट, और इसको अगर हम ऐसा अगर सोचे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से इन दोनों को कहीं से एक पेज पे लिया जाए, ये दोनों एक पेज पे आ जाए, तो इंडिया में स्पोर्ट्समैन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। और अपने इंडिया में बहुत से ऐसे टैलेंट है, जो ग्रामीण भाग से लेके तो ऑल सिटी में बराबर, और वो कैसे कि उनकी परिस्थिति के हिसाब से बाहर नहीं आते बराबर, या स्पोर्ट्स पॉलिसी या गवर्नमेंट अपने को वो सर्कल तक नहीं पहुंच रही बराबर। तो वही में ग्रासरूट टैलेंट सर जो बोलते हैं, तो वो ग्रासरूट मतलब आपका एक ग्रामीण भाग से ले लो, एक छोटी स्कूल, जेडपी स्कूल से लेके तो आप इंटरनेशनल लेवल का स्कूल पकड़ लो, ठीक है, तो आपको बच्चे आज 8 घंटे वहां मिल रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन मिल रहे हैं। फेडरेशन के पास इतने बच्चे जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं बराबर, पहुंचते ही नहीं है। लेकिन फेडरेशन क्या कर सकता है? स्कूल ये कर सकता है कि वो एक सिस्टम बना ले कि जहां
मैंने जैसे बताया कि स्पोर्ट्स प्रोग्राम कैसे होना चाहिए, फिटनेस और टैलेंट। हाँ। जो बच्चा सच में टैलेंटेड है उसको आप हटाओ, टैलेंट हट करो, उसको अलग बनाओ, उससे उसके आपकी स्कूल टीम बनाओ, स्कूल टीम बना के उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में भेजो, लोकल लेवल के इनविटेशन कॉम्पिटिशन में भेजो, फिर वहां से उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल एसोसिएशन रिलेटेड में भेजो। ठीक है, बच्चा ग्रूम करेगा। अब क्या होता है ना, ये प्रोसेस ही लैकिंग है। अब ये प्रोसेस लैकिंग क्यों है? क्योंकि सिस्टम नहीं है। अब सिस्टम किसके पास होना चाहिए? स्कूल के पास होना चाहिए। स्कूल के पास क्यों होना चाहिए? क्योंकि बच्चा 5 घंटा वहां है, दिन हफ्ते में 5 दिन है, साल में 10 महीना है। तो फेडरेशन ढूंढने जाएगा तो कहाँ ढूंढने जाएगा? फेडरेशन को खर्चा भी उतना आता है। तो जब ये दोनों अगर एक पेज पे आ जाते हैं और ऐसा कोई सिस्टम बन जाता है कि जिसमें यहाँ पे बच्चे का फिटनेस पता चल रहा है, स्कूल में बच्चे में टैलेंट क्या है, पोटेंशियल क्या है। लेट्स सपोज रेसलिंग गेम है, तो रेसलिंग गेम में आपको पता है कि कोर स्ट्रेंथ बहुत लगता है, स्ट्रेंथ लगती है, राइट। अगर उसी में आप अगर मैराथन बोलोगे तो एंड्योरेंस लगता है, उसी में आप अगर स्केटिंग बोलोगे तो बैलेंस लगता है, लोअर बैक में लोअर बॉडी में आपको स्ट्रेंथ लगती है, बराबर, और स्पीड लगती है, एजिलिटी लगती है आपको। तो ये सब चीजों का कहीं तो भी एक मैपिंग होना चाहिए, एक ट्रैकिंग होना चाहिए। और क्या कर सकते सर, वो सिस्टम के लिए क्या कर सकते? वो भी आऊंगा, पहले मैं ग्रास रूट और ये दोनों का एक बार बता देता हूँ। तो ये दोनों जब एक पेज पे आ जाएंगे तो फेडरेशन को ग्रास रूट टैलेंट सर्च करना बहुत आसान हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ इन एसोसिएशन विद स्कूल्स। बराबर। अगर मैं एक प्रोग्राम बना लूं एज अ फेडरेशन, एज अ एसोसिएशन, और मुझे पता है कि आज पुणे में 200 स्कूल में मेरे स्केटिंग के कोच जा रहे हैं, मैं उनको एक प्रोग्राम ले जाके दे देता हूँ, सर आप ये प्रोग्राम ले लो, ये आप चलाओ। तो स्कूल क्या बोलेगा? ओके, यहाँ पे सपोर्ट नेशनल फेडरेशन की तरफ से, मतलब इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, कि बच्चों को टैलेंट सर्च करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे। और दूसरा, अगर आप एज अ फेडरेशन उनको बोलते कि हम उसका पैसा चार्ज नहीं करेंगे, आपको सिर्फ क्या करना है कि हमें ये बच्चे, अगर आपके पास इतने ये हमारे 200 कोचेस है, इनको ये डेटा इतना चाहिए, इनका अभी ऐसे भी स्कूल में कोचिंग स्केटिंग चल रहा है, वैसे भी चल रहा है, लेकिन बच्चे का टैलेंट सर्च करके उनको कौन से बच्चे को कहाँ कौन से लेवल पे लेके जाना है, उसका वो जो सेग्रीगेशन है, स्क्रूटनिंग जिसको बोलते हैं, वो नहीं हो रहा है। उनका डिस्क्रिप्शन कि उसमें कौन से, इसमें कौन सा टैलेंट है, कौन सा उनका स्पीड है या एजिलिटी है, इंड्योरेंस है। वैसे में बोलो कि हर एक गेम का भी आप पकड़ लो ना, आप हर एक गेम में आप देखो कि हर एक गेम में अगर आपको बच्चों को लेके आना है तो ऐसा मैपिंग ही नहीं हो रहा है। फिर गवर्नमेंट इतने अच्छे पॉलिसीज चला रही है, खेलो इंडिया है, HDFI के गेम्स है, सब कुछ है, आप भी पिछले 7-8 साल से इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो। मैं अगर आपको एक सवाल पूछ लूं यहाँ पे कि पिछले 7 साल का मुझे आप डेटा दे दो, कौन सा बच्चा अच्छा खेल रहा था, और जो पहली बार जो फर्स्ट आया था वो आज क्या कर रहा है? बराबर, वो डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं रहता, तो एक मैन्युअली रहता है, लेकिन वो अपन उसमें सर्च नहीं कर सकते। मैन्युअली है, लेकिन वो आपके पास ही सीमित है। अब मुझे पता है इस बच्चे में पोटेंशियल है, मैं इसको नेशनल इंटरनेशनल लेके जा सकता हूँ विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्पॉन्सरशिप्स, CSR फंड, सब कुछ करवा सकता हूँ, लेकिन डेटा कहाँ है? डेटा नहीं, बराबर, डेटा कहाँ है? तो उस डेटा के लिए एक डेटा एनालिटिक टूल होना चाहिए जो स्कूल लेवल पे मेंटेन किया जाए, और वो एक्सेस फेडरेशन को भी दिया जाए। तो जब भी फेडरेशन, उनके सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं, सिलेक्शन ट्रायल, लेकिन स्कूल को पता ही नहीं होता है। अगर सच में अगर एक बहुत अच्छा बच्चा है जो परफॉर्मेंस दे सकता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, पर लेकिन ये जो गैप है इसके बीच में उनको पता ही नहीं चलता है कि अरे सिलेक्शन ट्रायल हो गया। क्योंकि बहुत बार क्या होता है सर कि बच्चा कहीं ट्रेनिंग ले रहा है, स्कूल को पता ही नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स ने प्राइवेट बाहर लगाया, कोचिंग चलती है, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, स्कूल को पता ही नहीं। मेन बात कोच को ही पता ही नहीं होता। बहुत से ऐसे स्कूल में मैं जाता हूँ, बराबर, स्केटिंग और क्रिकेट लेता हूँ, ठीक है, स्केटिंग में बच्चे भी आते हैं, क्रिकेट में आते हैं, लेकिन बाहर समझो स्कूल में अगर नहीं लगा रहे, मतलब टाइम की वजह से बाहर स्केटिंग और क्रिकेट लगा रहे, लेकिन हमको पता ही नहीं। फिर जब आते हैं, समझो जो फॉर्म भरने, सर हमारा फॉर्म भरो, फिर हमें पता ही नहीं कि वो कैसा करते हैं, मतलब उसमें क्या क्वालिटी है, वो स्केटिंग अच्छी तरह से कर रहे या नहीं कर रहे, क्रिकेट में अच्छी तरह से कर रहे या नहीं कर रहे, वो हमें पता ही नहीं। तो वही होता है ना सर, अभी बहुत सारे स्कूल के पास स्विमिंग पूल ही नहीं है। बच्चे क्या स्विमर नहीं है अच्छे? है ना, स्विमर है। अब स्विमिंग फेडरेशन का या फिर एसोसिएशन के कोई मैचेस चल रहे हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के कहीं टूर्नामेंट्स भी चल रहे हैं, इनविटेशन कंपटीशन है, पता ही नहीं चलता। अरे बच्चा जब देखेगा कि उस लेवल का टफनेस कितना है, उनका प्रिपरेशन कितना होता है, ये पता ही नहीं है, तो फिर करेंगे कैसे? बराबर। इसीलिए गैप हम ब्रीच कर रहे हैं।
Okay. इसके लिए हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं, बहुत जल्दी मैं उसका भी रिवील करूंगा। ओके ओके, कैसे कर सकते, क्या कर सकते हैं, उसका मोटिव एक ही है सर कि ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बूम करना है। बूम करना है, और जो भी है स्कूल, एसोसिएशन और बच्चे, ये सब तीनों एक साथ लाने एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना। हाँ, तो ये लेट्स प्रोग्राम सपोज अभी पुणे में योगेश सर हमें बताएंगे जी आगे जैसे जैसे है वो प्रोग्राम भी आपको, जिसको भी स्कूल को, कॉलेजेस, एकेडमी, जिनको भी चाहिए तो योगेश सर से कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं जी, तो इसे लिंक में आपको दिया जाएगा। और हम ये इतने कम दामों में देते हैं कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। चलो वो भी देख लेंगे आपका। ठीक। अच्छा, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन करिकुलम क्यों जरूरी है सर? अभी ये जो अपना है स्कूल में स्पोर्ट्स और आपने बिल्कुल फिजिकल एजुकेशन करिकुलम, आपने बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा सवाल है सर। आप मुझे बताइए, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक 10 तक हर सब्जेक्ट का करिकुलम है। करिकुलम एनसीईआरटी का बोलो, NCERT सीबीएसई का बोलो, स्टेट आईबी बोर्ड का बोलो, स्टेट बोर्ड का बोलो, तो क्यों है? क्योंकि बच्चा अपने वही प्रोसेस में जाके कुछ एक 10 तक उसका कैपेबिलिटी बढ़ता है। राइट। अब उसमें क्या होता है ना, उसको हम प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, ठीक है, और स्टेप्स है। वैसे भी आप स्पोर्ट्स में जब भी बात करते हो या फिजिकल एजुकेशन की बात करते हो, बिगिनर्स, मीडियट और इंटरमीडिएट, बराबर। तो ये लेवल्स जब आती है तो बच्चे का आप कैसे ट्रैक करोगे? ओके, हाँ, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करिकुलम होना चाहिए, बराबर। अगर आपका स्कूल है, आप पहले ही दिन बच्चों को बोलोगे नहीं आज तुझे सीधा पावर हिटिंग की टेक्निक सीखना है, अरे बच्चा बैट की ग्रिप ही गलत पकड़ रहा है। वो उसका वो कैपेसिटी होना भी चाहिए। हाँ, बच्चों में कितना कैपेसिटी है, वो कर पाएंगा, ये कर पाएंगा, ठीक है, आगे चल के कर पाएंगा, लेकिन वो कैपेबल तब तक होना चाहिए, बराबर। समझो अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को बोले कि 5 किलोमीटर भागो, तो नहीं भाग सकता। वो कम से कम 50-60 पाउल भाग सकता है। यस, तो उसको भी ना प्रोग्रेशन बोलते हैं हर एक चीज में। ओके, हाँ, ठीक है। और कोच भी इतना स्टैंडर्ड और इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको कौन से बच्चा कितना जल्दी थक रहा है और कितना उसका कैपेसिटी पता होना चाहिए। ओके, हाँ, और जो बच्चे में टैलेंट है, पोटेंशियल है, उसको कैसे उसका ट्रेनिंग लोड या फिर टेक्निक्स के हिसाब से उसको सिखाना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। अब उसके लिए करिकुलम क्यों जरूरी है? अब ये करिकुलम जरूरी पे मैं एक दूसरा आपको सवाल पूछूंगा पवन सर, कि आप मुझे बताइए कि स्कूल में आपकी एक मैथ्स टीचर है, ठीक है, आप डे 1 से गए हो और दिवाली के बाद वो मैथ्स टीचर छोड़ के चली गई, बराबर। दिवाली तक आपको उसको बहुत अच्छा पढ़ाया, उसकी पढ़ाने की जो टेक्निक्स थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी तरीके से समझाती थी और सब बच्चे एंजॉय करते थे। अब वो छोड़ के चली गई। दिवाली के बाद करना क्या? तो दिवाली के बाद आप क्या करोगे? एज अ स्कूल इंस्टीट्यूट क्या करेगा? न्यू टीचर अपॉइंट करेगा, बराबर। हाँ। फिर वो कहाँ से चालू करेगा? जहां से ये टीचर छोड़ के गई है। तो उसके लिए वो करिकुलम जरूरी है। उसके लिए करिकुलम जरूरी है। जब ये सब्जेक्ट मैटर आता है ना, तब ठीक है सर, क्योंकि आपको अगर मैं बोलूं 2+2 कितना, तो आप क्या बोलोगे? 4। अगर आपने बोल दिया 5, तो फिर मुझे पता कि आपको थोड़ा सा काम करना है। लेकिन स्पोर्ट्स में आपका फिटनेस कितना है, आपका स्ट्रेंथ कितना है, आपने कितना स्किल पढ़ा, मतलब स्किल लर्न किया है, या फिर आपका गेमिंग नॉलेज कितना है, अवेयरनेस कितना है, ये मुझे कैसा पता चलेगा? उसको और 6 महीने मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ से चालू करता हूँ? वापस जीरो से। हाँ, तो स्पोर्ट्स में क्या होता है सर कि मैं बहुत अच्छा कोच हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक स्कूल के साथ 2 साल तक काम किया, मैंने एक अच्छी टीम बना ली। वो टीम आज मुझे पता है कि स्टेट लेवल में कंपटीशन कर सकती है, लेकिन मुझे अच्छा ऑफर मिला तो मैं छोड़ के चला गया। तो मैं तो बच्चों को अनाथ करके निकल गया, बराबर। बच्चे तो अनाथ हो गए, क्योंकि नया कोच आएगा वो उसी पोटेंशियल का रहेगा, ये ठीक है। वो कितना बच्चों को जल्दी से समझ पाएगा, किसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है ना, कहीं नहीं है। हाँ, इसका रिकॉर्ड कीपिंग कोई कर ही नहीं रहा है कि ये बच्चा 20 रन भाग रहा है रनिंग बिटवीन द विकेट, कितने देर में कर रहा है, कितने देर में, इसका टाइमिंग कितना है, कैपेसिटी दिन भर खेलने का है कि नहीं है। हाँ, पता नहीं है। वो फिर से 0 से स्टार्ट करेगा, वो पहचानेंगे वो अपने को मालूम भी नहीं। वही तो है। और एक बच्चा अच्छा खेल रहा है, लेकिन जब मैं एज अ नया कोच आ रहा हूँ और वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया या हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो गए, अब वो सब गुस्सा बच्चों के ऊपर, हाँ, बच्चों के ऊपर नहीं कर रहा है। बच्चा स्कूल में आके अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है।
अच्छा प्लेयर आपका चला गया। लेकिन अगर कोच कंटिन्यू कर रहा है या फिर मैं नया कोच आया और मेरे पास सब रिकॉर्ड्स है कि ये बच्चा अच्छा करता है, हाँ, तो फिर मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सकता हूँ कि यार इसका मेंटल लेवल तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो स्कूल में फिजिकल लेवल के साथ साथ मेंटल लेवल भी चेक होना चाहिए। वही रिकॉर्ड अपने सर के पास जो ऐप है, सॉफ्टवेयर है, वो सब उसमें अवेलेबल है। इसीलिए सर जो मेरा जो एक्सपीरियंस था उसी दौरान मैंने ये सोचा है, ये जो मैंने चैलेंजेस फेस किए थे ना, कि रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है। किसी का भी प्रोग्रेस हमको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। बराबर, ठीक है ना। बच्चा लेट्स सपोज कोई अच्छा प्लेयर है, अब दुर्घटनावश वो इंजर्ड हो गया और उसके आने वाले कंपटीशन में वो मिस कर गया, समझो 2 महीने 3 महीने उसका मेन कंपटीशन था, वो मिस कर दिया, वो नेशनल इंटरनेशनल भी चला जाता। ठीक है, अब वो लेट्स सपोज वो हैंडीकैप ही हो गया, बराबर, लेकिन मेंटली वो इतना प्रिपेयर है कि वो पैरा ओलंपिक्स में भी जा सकता है। हाँ। तो ये अगर कोच में अगर उतना विश्वास है कि मैं उसको लेके जा सकता हूँ, हाँ। वो कर सकता है। बराबर, तो उसके लिए रिकॉर्ड कीपिंग तो जरूरी है, क्योंकि मुझे एज अ कोच पता होना चाहिए कि भाई इसके स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है। बराबर, अगर रिकॉर्ड अपने पास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी रिकॉर्ड अपन रखे, फर्स्ट से लेके 8 तक रखा है इसमें, फॉर एग्जांपल, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे नया कोच आता है तो 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, वो 8 से स्टार्ट करेगा या फिर 7 से स्टार्ट करेगा। चलो भाई उसको थोड़ा सा अपन प्रिपेयर करके लेते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए ना हम क्या करते हैं, जब भी ये हमारे 3 लेवल के जो करिकुलम है उसमें लेवल 1 में क्या होता है कि हर 6 से 7 लेसन्स के बाद या फिर वो करिकुलम के बाद असेसमेंट और इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है। ओके, कि बच्चे ने कितना लर्न किया। ऐसा नहीं कि हम आगे भागते ही जा रहे। ओके, उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं। बच्चा स्किल लर्न कर रहा है तो उसकी स्किल टेस्ट भी होना जरूरी है। यस, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट जो जरूरी है वो भी जरूरी है। ठीक है, अभी आप टेस्ट प्लेयर हो, बराबर, तो आपको दिन भर खड़ा रहना है पैड्स पहन के, बराबर, ग्राउंड पे। हाँ, आपकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए दिन में? कम से कम 6 घंटा 100 रन भागने की। हाँ, 100 रन एक दिन में, अगर वो भी धूप में, वो भी पूरे आपके वेट के साथ, पूरे किट के साथ, बराबर, राइट। तो इसीलिए ये सब ट्रैक करने के लिए करिकुलम बहुत जरूरी है। स्कूल में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए सर? क्योंकि बहुत से स्कूल में एक तो जगह नहीं, ठीक है, या फिर कम जगह में बाकी सब अवेलेबल होता है। तो समझो अगर एक गेम यहाँ पे खेल रहे तो दूसरा गेम को जगह नहीं, या समझो क्रिकेट खेले तो पूरा ग्राउंड पूरा स्कूल ही होता है, फुटबॉल खेले तो दूसरा ये नहीं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए सर? मतलब हाँ, तो आज की तारीख में जो हमें पता है कि ये बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत से स्कूल के पास स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अब पुणे इतनी फास्ट ग्रोइंग सिटी है, मुंबई है, दिल्ली है, यहाँ पे जगह मिलना बहुत हार्ड है, मुश्किल। लेकिन बच्चे तो आ ही रहे, टैलेंट तो हमारे पास है। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं ऐसा एक सजेशन दूंगा कि जो भी मिनिमम आप कर सकते हो, मिनिमम, अगर आप बास्केटबॉल लेते हो तो आप हाफ कोर्ट बनाइए स्कूल में और बेसिक स्किल्स बच्चों की स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे कि ड्रिबलिंग हो गया, पासिंग हो गया, शूटिंग हो गया, ठीक है। आप 3-on-3 अब वहां पे बास्केटबॉल के इंटरनल मैचेस करवा के या फिर डेली प्रैक्टिस करवा के उनका बेसिक स्किल्स बढ़ा सकते हो। और आप क्वार्टरली या महीने में 2 बार 3 बार 4 बार बच्चों को एक ऐसी एकेडमी में लेके जाइए जहां टफेस्ट बच्चे मिले और वहां पे उन्हें मैच प्रैक्टिस मिले। ओके, यानी वही ग्राउंड पे आप समझो स्केटिंग भी करवा सकते हैं, मतलब एक ही इस पे। हाँ, मैं अभी तो एक ही बता रहा हूँ। वैसे आप जब क्रिकेट में आओगे तो आप क्रिकेट में क्या करोगे? क्रिकेट में आपको बॉलिंग, एटलीस्ट आपकी 2 चीजें आराम से हो सकती है, वो बॉलिंग और बैटिंग, विकेट कीपिंग, 3 चीजें हो सकती है। फुटबॉल में आप पासिंग करवा सकते हो, हिडिंग करवा सकते हो अगर आपके पास छोटा सा भी ग्राउंड है, ठीक है। हैंडबॉल में आप बेसिक स्किल्स करवा सकते हो। स्केटिंग में आप, पार्किंग में अगर आपका अच्छा जगह है तो अगर आपके पिलर्स बीच में आप उसे कुशनिंग करवाके आप स्केटिंग करवा सकते हो। ओके, हाँ, सेल्फ डिफेंस की करवा सकते हो। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है फिर भी आप करवा सकते हो। एथलेटिक्स में आपको कुछ ज्यादा लगता नहीं है, एथलेटिक्स में कुछ इवेंट है। जिम्नास्टिक में छोटा सा भी अगर है तो आप जिम्नास्टिक भी करवा सकते हो, उसी में जूडो आप करवा सकते हो। तो स्कूल को ये प्लानिंग करना चाहिए कि मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम आउटपुट कैसे ला सकते हैं। और साथ ही साथ मैं हर एक स्कूल्स को ये बताना चाहूंगा कि आप उसमें से अच्छा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं।
लेट्स सपोज आप 4 से 5 स्पोर्ट्स ऑफर करना चाहते हो, पेरेंट्स को ज्यादा पुल देना चाहते हो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का, तो वहां पे आप एक ऐसा मैं प्लान आपको दे सकता हूँ जहां से आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो जाए, बच्चों को प्रैक्टिस भी मिले, डेली प्रैक्टिस करेगा तो ही वो कहीं तो भी अचीव करेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब कहीं जाना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। यू हैव टू स्वेट एटलीस्ट 1 आवर ऑन द ग्राउंड। यस, 1 घंटा तो आपको मिनिमम दिन का करोगे, तो ही आप ऐसा सोचेंगे नेशनल इंटरनेशनल पर जाना। तो स्कूल को मैं ये एक सजेशन देना चाहूंगा स्कूल ओनर्स को कि आप आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दीजिए। सैटरडे संडे से उनको मैचेस खेलने के लिए दीजिए, और स्पोर्ट्स रिलेटेड बेसिक अवेयरनेस ग्रेड 1 से एक क्लास होना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। ओके, हाँ, जिसमें कि स्पोर्ट्स में कितने फील्ड्स है और कहां कहां आप कर सकते हो जो आप कर सकते हो, या क्या क्या उसमें ये है। अभी आप अगर बोलोगे स्पोर्ट्स, जब स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की बात आती है सर, सब्जेक्ट छोटा नहीं है, हमें लगता है छोटा, लेकिन छोटा नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपके हार्ट पे क्या परिणाम होते हैं, आपके वेन्स पे क्या होते हैं, बाकी सब सिस्टम्स पे, स्केलेटल सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इसका भी डीप स्टडी होता है सर। बराबर, बायोमैकेनिक्स होता है, पता है एक बॉल को यहाँ से आपने कितना न्यूटन फोर्स से किक किया था, वो कितना दूर जा रहा है, वो कितने स्पीड से जा रहा है, कितना वो जंपिंग करके जा रहा है, तो वो कंट्रोल भी जरूरी है माइंड के ऊपर। और उसके साथ में भी अगर हवा तेज चल रही है, हाँ, तो आपको ये कोच ने आपके दिमाग में डालना चाहिए, आज अगेंस्ट द विंड हमें खेलना है या परफॉर्मेंस देना है, तो कितने स्पीड से करने हैं। हाँ, स्केटिंग में भी वैसे ही है। वैसे समझो अगर स्केटिंग का थोड़ा सा ग्राउंड भी अगर लेफ्ट राइट है, हाँ, तो उसमें कितना स्पीड लगेगा। हाँ, तो थोड़ा स्पीड कहाँ बढ़ाने का है। ये एनालिसिस, ये पढ़ाई करना, ये प्रिपरेशन करना, ये कोचेस के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम कोचेस के लिए रिफ्रेशर वर्कशॉप भी करते हैं सर। ओके, जिससे कुछ नया रूल्स रेगुलेशन आता है, ओलंपिक्स में कुछ इवेंट्स आ गए, ओलंपिक लेवल पे कुछ चेंजेस हो गए, तो ये हम बताते हैं। स्कूल में स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए सर स्कूल की क्या भूमिका होना चाहिए और क्या करना चाहिए? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम 4 से 5 स्पोर्ट्स तो मिनिमम आपने देना चाहिए। और स्पोर्ट्स बोलने से अच्छा मैं ऐसा बोलूंगा कि स्कूल्स ने ओलंपिक गेम्स को, ओलंपिक गेम्स के रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी एक भूमिका उठानी चाहिए, वो है स्कूल ओलंपिक्स अवेयरनेस। सर आपको विश्वास नहीं होगा, ओलंपिक्स में 32 स्पोर्ट्स में 329 इवेंट्स होते हैं सर। ओके, 329। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बोलो या फिर कोई भी एजुकेशन सिस्टम बोलो, एनी कंट्रीज में, ये हाईली इम्पॉसिबल है कि इतने इवेंट्स के बारे में आप इतने कोचेस और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल लेवल पे आप किसी को दे नहीं सकते। 2 या 4 गेम, यस, जैसा 10 गेम पकड़ो, 10 गेम पकड़ो, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि स्कूल्स ने ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए हर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को या फिर जो भी कोचेस है अपने पे स्पेसिफिक गेम्स के, उन्होंने ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मैं उससे भी आगे जाके एक बात बताना चाहूंगा कि लेट्स सपोज अभी अगर मैं क्रिकेट कोच हूँ और एक स्कूल में 500 बच्चे, तो 500 के 500 बच्चे क्रिकेट में कैसे नहीं आ सकते। अब मुझे स्केटिंग नहीं आता है तो मैं क्या करूँ? बराबर, मेरे बच्चे को तो नुकसान हो गया ना। स्कूल में अगर कोई स्केटिंग कर रहा है तो उसका नुकसान हो गया। इसीलिए एटलीस्ट 4 से 5 ऑप्शन स्कूल ने ओपन रखने चाहिए, जिससे हम मैक्सिमम स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का इंडिया में पूल्स हम बढ़ा सकते हैं। जिससे फिर फेडरेशन को भी फायदा होगा। फेडरेशन के जब भी इवेंट आएंगे तो उनको मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन मिलेंगे। अब मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन मिलेंगे तो वहां पे अच्छा टैलेंट बाहर निकालने की प्लेटफॉर्म हम देंगे। प्लेटफॉर्म भी इसी पे मैं काम कर रहा हूँ। ओके, गुड। सर जैसे ओलंपिक में अमेरिका, रशिया, इंडिया पीछे है, मतलब अमेरिका, रशिया, चाइना, इनके मेडल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, टेबल टॉप में टॉप करते हो, लेकिन अपना इंडिया थोड़ा भारत पीछे क्यों है? तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए सर? जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि अवेयरनेस है ना, अवेयरनेस। हाँ, अभी मैंने बताया तो आज इस पॉडकास्ट के थ्रू, आपके थ्रू सब लोगों को पता चलेगा कि 32 स्पोर्ट्स में 329 इवेंट्स होते हैं। ओके, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि इंडिया से कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं कितने इवेंट में? बहुत से कम, बराबर। और ठीक है, इंडिया में आप गली गली में जाइए, क्रिकेट एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे। हाँ। पान पट्टी वाला भी आपको बोलेगा अरे इसने तो स्क्वायर कट करना चाहिए। हाँ। किसको सजेशन देगा? रोहित शर्मा। हाँ। बराबर, राइट। जो इंटरनेशनल खेल रहा है, हिटमैन को सजेशन एक पान पट्टी वाला दे सकता है, वो इंडिया में क्रिकेट में हो सकता है। मैं पूछता हूँ क्यों? वाई क्रिकेट? ऐसा गली गली में
खेल सकते हैं, तो उनको लगता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। हाँ, क्यों खेलते हैं? हाँ, क्रिकेट का क्रेज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट को पीआर मिला है, मीडिया का सपोर्ट मिलता है, उनको स्पॉन्सरशिप उतनी मिलती है, उतना पैसा क्रिकेट में सब कुछ चीज है। बाकी गेम में थोड़ा है, बाकी गेम में नहीं है, बाकी गेम में नहीं है। लेकिन 2007 में आईपीएल आया, बराबर, इंडियन प्रीमियर लीग 2007 में आया। आज हम 2025 में, कितना साल हो गया? 7 और 25, हाँ, कितना साल हो गया? 18 साल के आसपास हो गया, बराबर। इतने सीजन उनके होके चले गए। आपको पता चल गया होगा इतने दिनों में कि इंडिया में आज के तारीख में अगर हमारी मेन टीम जो है ना इंटरनेशनल लेवल की, वो भी अगर पीछे बैठ जाती है, अभी आपने गाबा में देखा होगा कि टेस्ट में हमारी बी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ओके, हाँ, ठीक है, अजिंक्य रहाणे कैप्टनशिप कर रहे थे। ठीक है, तो वो क्यों हो पाया? क्योंकि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ क्रिकेट में इतनी ज्यादा है। और आपने ये भी देखा होगा कि यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, गरीब घर के बच्चे सर, लेकिन आईपीएल को जहां इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। तो आईपीएल ने क्या किया सर, इन लोगों को उठाया, एक बच्चों को परफॉर्मेंस देने के लिए प्लेटफॉर्म दिया, जो कि मैं फेडरेशन ऑफ स्कूल के बारे में आपसे अभी बात कर रहा हूं। तो उसके बाद अभी आपने देखो कि बाकी गेम्स में जो लीग का फॉर्मेट अभी बढ़ रहा है, आर्म रेसलिंग का लीग आ गया, बैडमिंटन का लीग है, हॉकी का लीग है, खो खो का लीग है, वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं। बाकी गेम में भी आप कबड्डी का है, बाकी के लोग अभी लीग फॉर्मेट बढ़ रहा है। अभी स्केटिंग में भी आने वाला है, ग्रेट, मतलब अभी चालू है प्रोसेस। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आज अगर हम स्कूल लेवल पे इसका अवेयरनेस बढ़ाते तो हम ये आगे देखेंगे। फिर इंडिया में क्या हुआ सर कि इंडिया और अदर कंट्रीज में आज क्रिकेट कितने कंट्रीज खेलते हैं? 15 से ज्यादा कंट्रीज खेलते नहीं है। ओके, हाँ। और ओलंपिक्स में कितनी कंट्रीज आती है सर? ओलंपिक में 90% आते हैं। फुटबॉल कितनी कंट्रीज खेलती है? फुटबॉल भी बहुत कंट्री, इंडिया में वर्ल्ड में टॉप में है, बराबर। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट 15 से ज्यादा गेम देश नहीं खेलते। ठीक है, लेकिन उसको मीडिया कवरेज मिलता है। आज अगर कोई क्रिकेटर इंजर्ड भी हो गया ना, तो आपको हेडलाइन मिल जाएगा उसको, जैसे कि भगवान मानकर है गेम को, हेडलाइन मिल जाएगा। लेकिन अभी हमने एथलेटिक्स में वो अपनी रनर ने गोल्ड मेडल लेके आया है, हमें अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मीडिया में कहीं नहीं। तो ये अवेयरनेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इसी अवेयरनेस के लिए हमने हमारे एप्लीकेशन में न्यूज पोर्टल भी चलाते हैं। ओके, इसीलिए हमने स्कूल टारगेट किए, राइट। तो वहां पे क्या होता है अदर कंट्रीज में, वो स्कूल लेवल से अवेयरनेस है सर। बच्चा 5 से 6 साल में स्पोर्ट्स चालू कर देता है, वहां से उनका ग्रासरूट टैलेंट सर्च प्रोग्राम चालू हो जाता है। बच्चा वहीं से आगे बढ़ता है और गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज वैसे हैं। वही इंडिया में सभी स्पोर्ट्स के ग्रासरूट लेवल पर प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए सर? प्रमोट करने के लिए हमें मैक्सिमम स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्टिसिपेशन से पहले स्कूल लेवल में एटलीस्ट बेसिक स्पोर्ट्स का इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि बेसिक लेवल आप सिखाओ तो सही, हाँ, कि क्या होता है क्रिकेट, क्या होता है स्केटिंग, क्या होता है फुटबॉल, क्या होता है, क्योंकि बच्चों को मालूम ही नहीं होता है। अब अगर स्केटिंग बोलेंगे उनको तो लगता है 4 चक्के वाला नहीं है। बहुत से उसमें टेक्निक है, इनलाइन है, बिगिनर्स है, हाँ, उसमें भी अलग अलग डिस्टेंस में है, लैप्स होते हैं। ये सब चीजें बच्चों को पता कब चलेगा? जब आप एक नेशनल इवेंट हो रहा है, आप एक दिन पूरे स्कूल को लेके जाइए ना वेन्यू पे, दिखाना चाहिए कि ये स्केटिंग गेम ऐसा होता है। यस, ठीक है, क्रिकेट ऐसा होता है, बचपन से लेके बड़े तक। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि स्कूल और फेडरेशन नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाता है, लेकिन कभी स्कूल को इनवाइट नहीं करते। उसका रीजन क्या हो सकता है सर? उसका रीजन ये है कि वहां पे कोई कम्युनिकेशन गैप है। उनको काम है, वो उनके लेवल पे अच्छा काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट फंड्स भी मिलते हैं, ऐसे कि नहीं फंडेड नहीं सब कुछ है, वो उनके लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन उनको स्कूल से भी सपोर्ट मिलना जरूरी है। और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा तो स्पोर्ट्स स्कूल बढ़ेगा सर। ओके, जी। जैसे अभी हमारे स्केटिंग में प्रमोट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए सर? स्केटिंग में प्रमोट करने के लिए सर, अभी तो स्केटिंग तो आपको पता है अच्छे से प्रमोट हो चुका है। आप हर सोसाइटी में, जैसे हमारा है ऑल रोलर स्केटिंग एसोसिएशन, यस, उसमें हम अभी मेरा ही है, तो उसमें हम स्केटिंग का कंपटीशन लेते हैं, बराबर। उसमें छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक हम स्केटिंग के क्लासेस वगैरह भी लेते हैं, उसमें सिखाते हैं, बराबर। और जो नए कोचेस आने वाले हैं उनको भी सर्टिफिकेट लेवल होता है, तो वो हमारी एसोसिएशन की तरफ से हम देते हैं, ऑल रोलर स्केटिंग कोचेस एसोसिएशन की तरफ से। तो और क्या करना चाहिए सर आपके हिसाब से? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपका भी एक करिकुलम होना चाहिए सबसे पहले। यस, वो आफ्टर स्कूल कोचिंग हो या आपका, या इन स्कूल कोचिंग हो, या फिर आपके
सोसाइटीज वगैरह में। तो पेरेंट्स को देखो, आजकल पेरेंट्स को एप्लीकेशन पे सब कुछ चाहिए। ओके हाँ, अब सब कुछ मतलब ग्रोसरी खरीदना है, मोबाइल से चेक किया, ऑर्डर डाला, आगे भूख लगी कहीं पे बैठे, कहीं पे हाँ, पिज्जा मंगाई, जो भी है, शॉपिंग करना है, हाँ, ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करना है, मेडिसिन चाहिए, ऑर्डर कर दिया, कहीं जाना है, आपने बुक कर दिया। फिर बच्चों का फिटनेस टेस्ट, हेल्थ टेस्ट, वो कैसे मेंटल टेस्ट, वो कहाँ पे चाहिए? पेरेंट्स ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं। और पेरेंट्स बोलते कि मेरा बच्चा स्क्रीन पे बहुत ज्यादा है, उसको लेके टेंशन में है, लेकिन इसको कोई ट्रैक ही नहीं कर रहा है। और स्कूल में भी कैसा है, समझो अगर कोई पेरेंट्स आता है, पूछता है कि हमारा बच्चा कैसा करता है, समझो कोई भी गेम्स है या कोई भी स्पोर्ट्स है, चलो फॉर एग्जांपल स्केटिंग, तो स्कूल में 3000 बच्चे रहते हैं, अगर गेम समझो उनके पीरियड वाइज अगर रहे तो सबको स्केटिंग, क्रिकेट, फुटबॉल ऐसा होता है। फिर पेरेंट्स अगर पूछते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है, तो कोई कोच को पता ही नहीं होता कि वो कैसा खेलता है, तो वो भी ट्रैक रहेगा अपने पास, वही तो दिखा सकते हैं, या फिर वो देख सकता है कि नहीं ये उसने फिजिकली अच्छा किया, थोड़ा वीक है, उसको 10 सेकंड बोलो, 20 सेकंड बोलो कि 10 सेकंड में एक राउंड मार रहा है 100 मीटर का, तो वैसे वो ट्रैकिंग कर सकते हैं अपन। एब्सोल्युटली, उसी में हमने और कितना प्रेजेंट रहा क्लास में, अब्सेंट रहा, क्योंकि कभी पेरेंट्स भी उनको पता नहीं था कि अब्सेंट है, बराबर, और 15 दिन में पूछते कि हमारा बच्चा तो नहीं कर रहा है, बराबर, क्या किया। कैसा होता है ना सर, गवर्नमेंट पॉलिसी सीबीएसई के रूल के हिसाब से वीकली 2 बार होता है। लेट्स सपोज मेरा बच्चा आज ग्रेड 2 में है, उसका मंडे और ट्यूसडे क्लासेस होता है। अब कंटिन्यूसली 2 वीक में अगर बंदा ट्यूसडे और वेंसडे सपोज वो उसी 2 दिन एब्सेंट है, हाँ, 4 सेशन चले गए। अब उसी दौरान मैंने सिलेक्शन ट्रायल्स ले लिया। हाँ, अब सिलेक्शन ट्रायल्स मेरे बच्चों को आपने लिया ही नहीं। अब 3000 बच्चों को मैनेज करना है, मेरे पास 10 कोचेस है, तो ट्रैकिंग कहाँ है? और अभी अगर पेरेंट्स झगड़ने आगे मेरी कॉलर पकड़ ली तो मैं क्या जवाब? तब मेरे पास होना चाहिए कि सर ये आपका बच्चा तो 4 दिन उसी दिन एब्सेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है सर, मैं आपके एक बच्चे के एब्सेंटी के लिए मैं रीशेड्यूल नहीं कर सकता, बट आई कैन कंसीडर, आप उसे वापस चांस दीजिए। अगर है सच में तो एक दिन पेरेंट्स का कंसेंट लीजिए, एक घंटा एक्सटेंड करके उसका सिलेक्शन ले सकते हैं। बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए, बट इसके लिए एक सिस्टम जरूरी है, करिकुलम जरूरी है, असेसमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस जरूरी है, स्कूल टीम बिल्डिंग भी बहुत जरूरी है। ओके हाँ। और अभी कैसा होता सर कि स्कूल में समझो 2500-3000 बच्चे हैं जी, तो एक मैक्सिमम कोच कितना होना चाहिए सर स्पोर्ट्स के लिए? रेशियो अगर आप बात करोगे ना सर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कोच के पास 200 बच्चे होने चाहिए स्कूल लेवल पे। ओके, मैक्सिमम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्कूल प्रोग्राम के बाद में जो बच्चे जिनका इंटरेस्ट कोई स्पोर्ट्स में नहीं है, लेट्स सपोज मैं क्रिकेट का कोच हूँ, जिनका क्रिकेट का नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो जो क्रिकेट में बच्चे हैं, तो 200 में से मैं 50 बच्चे तो आराम से स्क्रूटनी करूंगा कि 50 बच्चे स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में अच्छा कर सकते हैं, तो इनके मैं आफ्टर स्कूल कोचिंग चालू करूंगा सर। स्कूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, स्कूल के पास इक्विपमेंट्स रहेंगे, नया कुछ नहीं करना है सर, मुझे सिर्फ मेरा 1 घंटा लगाना है और बच्चों को 50 बच्चों को स्क्रूटनी करना है। और ऐसे अगर मैं 2500 बच्चों के पीछे अगर मेरे पास 10-12 कोचेस है और 10-12 एक्टिविटीज है, तो मैं पूरे बच्चों में से बेस्ट 50-50 बच्चे निकाल सकता हूँ सर। लेकिन कैसा अभी रेशो स्कूल में बहुत गलत होता है सर, जैसे कि 2500 बच्चे तो 2 या 3 ही कोच होते हैं, तो वो कैसे ध्यान दे सकते सर? ये तो हार्श रियलिटी है इंडियन फिजिकल एजुकेशन टीचर की, कि उनको तो सर कभी कभी तो, अब मैं बोल नहीं सकता कैमरा पे, लेकिन उनको कभी कभी सिक्योरिटी बना दिया जाता है, आप पार्किंग देख लो, आप डिसिप्लिन देख लो, आप पेरेंट्स को खाना मिला के नहीं दिखाओ, उधर पानी मिला के नहीं, तो मतलब उसको ऐसा समझते हैं। हाँ, बहुत डाउन है सर, बहुत डाउन है। तो उसके लिए समझो क्या करना चाहिए, जैसे कि आप समझो स्पोर्ट मिनिस्टर के हिसाब से अगर देखा जाए, समझो आप स्पोर्ट मिनिस्टर बन गए सर, अगर मैं स्पोर्ट्स पॉलिसी होगा या जो स्पोर्ट्स के हित के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? अगर मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गया ना सर, तो सबसे पहले मैं एक ही करूंगा कि फेडरेशन और स्कूल का जो गैप है, ठीक है, वो मैं दूर कर दूंगा। और कैसे करूंगा पता है सर आपको? जैसे आपने अभी हमने जो चर्चा की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्पोर्ट्स फेडरेशन एक्टिवेट है, एसोसिएशन, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन एक्टिवेटेड है, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, ले सपोज अभी मैं पुणे की बात करता हूँ, अब पुणे बहुत बड़ा है, हाँ, मैं एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर हर एक गेम का वर्ल्ड क्लास लेवल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा। ओके, और अंडर वो फेडरेशन और एसोसिएशन के दे दूंगा, और उनका और स्कूल का एक ऐसा चैनल बनाऊंगा जहां से बच्चे आए
और इंटरनेशनल लेवल का हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा सर, वहां पे बच्चा ट्रेन होगा। ओके गुड। आप देखो रशिया में जाओ, हर 9वें घर के बाद 10वां आपको ग्राउंड मिलता है। अमेरिका में भी सेम है, चाइना तो ग्रेड 6 से स्टार्ट कर देते हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास लेवल है, हम भी कर सकते हैं। हमारे पास डीएसओ है, डीएसओ के ऑफिस है, प्रॉपर सब कुछ दिया हुआ, सिर्फ उसको देखना है कि एक मैं फोर्सफुली ऐसा रूल बनाऊंगा जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी विद इक्विपमेंट और प्रॉपर कोचेस, फेडरेशन एसोसिएशन को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा और स्कूल कोचेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा। बेस्ट 100,000 प्लेयर्स एक गेम के लिए मुझे एक डिस्ट्रिक्ट से लाके, ओके सबको 10 साल बाद मैं आपको गारंटी दूंगा कि इंडिया का टॉप पे रहेगा। ओके इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है सर, पैशन की कमी नहीं है। तो वहां तक पहुंच नहीं पाते या सरकार की पॉलिसी? सरकार की पॉलिसी भी है, सब कुछ है, वो इम्प्लीमेंट मैन पावर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही ना सर। आप ग्रासरूट लेवल तक पहुंच नहीं रही है ना। आज अगर मुझे आप नीरज चोपड़ा जी ने खुद से स्टार्ट किया था, जब वो खुद से स्टार्ट होकर एक लेवल पे पहुंचे तब जाके गवर्नमेंट बोला हम अभी ये जा रहे हैं ओलंपिक्स को, तो ये जेडब्ल्यू जो भी कंपनीज उनको जेएसडब्ल्यू हो गई है, ये स्पॉन्सरशिप देती है। कब देती है? वो उनका टैलेंट के होने के बाद। ये हार्श रियलिटी है ना, ये हार्श रियलिटी है। सबसे पहले आप कोचेस को सम्मान दो, कोचेस का रेपुटेशन बना, उनको आप एजुकेट करो, उनको नए नए टूल्स आ रहे हैं आज की तारीख में। आप एआई इतना बढ़ गया है कि वीडियो एनालिसिस हो रहा है, आप सिर्फ एक जगह बैठे एक डिवाइस से आप उसको पूरा एनालाइज कर सकते हो। तो ये फैसिलिटीज अगर मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गया तो मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक को स्पोर्ट्स के लिए डालूंगा ही डालूंगा, और स्पोर्ट्स को की वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब जो आपने आज अगर मैं बोलूं कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में 50 स्पोर्ट्स फेडरेशन एसोसिएशन एक्टिवेट है, 50 से ज्यादा, 50 पकड़ लेता हूँ मैं, मिनिमम 50। और एथलेटिक्स में अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो एथलेटिक्स में बहुत इवेंट है जो ओलंपिक्स के लिए है, तो मैं तो ओलंपिक्स इवेंट्स और गेम्स स्पोर्ट्स ही मैं उसमें टारगेट करूंगा। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर दे देता हूँ डिस्ट्रिक्ट में या क्लस्टर वाइज दे देता हूँ, चलो फर्स्ट फेज में मैं क्लस्टर वाइज दे दूंगा, पुणे क्लस्टर में 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के पुणे में दे रहा हूँ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सिस्टम बनाऊंगा जहां पे इस लेवल का कोचिंग होना चाहिए, बेसिक लेवल का, इंटरमीडिएट के लिए फिर आप यहाँ पे आइए, इंटरनेशनल के लिए हम आपको दूसरी जगह लेके जाएंगे। जैसे लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चालू है, उसके अंतर्गत सीएसआर के अंतर्गत भी बहुत सारी चीज चालू है, साई है, क्रीड़ा प्रबोधिनी है, तो वहां के बच्चे वहां भेजेंगे ना सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ग्रासरूट लेवल पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, फेडरेशन एसोसिएशन के पास उतना टाइम नहीं है, उतना मैन पावर नहीं है। ओके, क्या क्या करेंगे वो भी, बराबर है ना। तो मैं बनूंगा तो सर मैं हर जगह एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करूंगा वर्ल्ड क्लास लेवल का, डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 50 करूंगा, 10 साल बाद आपको मैं ओलंपिक्स में मेडल दिखाऊंगा। ओके गुड। क्योंकि सर एक प्लेयर एक दिन में नहीं बनता है, उसको कम से कम 10 साल, मिनिमम 5-7 साल की कठोर तपस्या के बाद रिजल्ट दिखेगा नेशनल पे। हाँ, कठोर तपस्या, वो भी ईमानदारी से। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बाईपास, देखो वो तो अभी इंडियन सिस्टम तो है ही है कि वहां पे पैसा भी लगता है, पहचान भी लगती है, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, उस पे हम बात नहीं करते। स्टिल उसके अलावा जैसे लीग्स में आपको आप अगर आपका टैलेंट बता रहे हो तो ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स ऊपर नहीं आए। आज सिनेरियो बहुत चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी काफी अच्छे हैं उस डायरेक्शन में। अभी आप डोपिंग भी नहीं कर सकते, उसमें भी बहुत सारी चीजें आ गई है। डोपिंग के बारे में बताओ सर थोड़ा हमारे। डोपिंग के बारे में तो आजकल देखो इतना मेंटल प्रेशर है ना कुछ एथलीट्स पे, क्योंकि कुछ पॉलिसीज है गवर्नमेंट्स की कि आपको 3 साल में नेशनल करना है तो आपको जॉब सिक्योरिटी है, ये है वो है, उसके चक्कर में थोड़ा सा गलत कदम उठा ही रहे हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन पे वाडा और नाडा मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो आ रहे हैं उसका प्रमाण भी है, क्योंकि उनका उतना प्रेशर भी है, कम टाइम में उनको उनका लाइफ सेटल करना है। बराबर तो होता है। अच्छा गुड। अच्छा भी सर, स्पोर्ट्स में अपने करियर के बारे में फिर से बताया जी, तो और स्पोर्ट फील्ड में करियर करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, मतलब कौन से फील्ड या कौन सा मार्गदर्शन आप दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को या पेरेंट्स को? हाँ, मार्गदर्शन अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो काउंसलिंग एक सबसे बेस्ट है, बेस्ट काउंसलिंग बोल सकते हैं। हाँ, अब काउंसलिंग जब आता है तो काउंसलिंग एक ऐसा स्ट्रीम आज के तारीख में फ्यूचर में बन सकता है कि जिस तरीके से आप देखो हर गेम बहुत लेवल पे उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड बढ़ गया है और लीग्स का स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है इंडिया में। मैं आपको आज गारंटी लिख के दे रहा हूँ, 2036 इंडिया ओलंपिक होस्ट कर रहा है।
तब तक एटलीस्ट 50 स्पोर्ट्स के अलग अलग लीग्स चालू हो जाएंगे, जो कि नेशनल लेवल के अलग होंगे, स्टेट लेवल के अलग होंगे, ओके और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चालू हो जाएंगे। प्राइवेट वाले जो लीग्स चलते हैं, आप क्रिकेट में आप देख लो, बराबर। इनको मैनेजमेंट के लिए तो टीम तो लगेंगे ना सर। जब इतने बड़ी लेवल पे चीजें हो रही है तो इनका टीम मैनेजमेंट है, उनका काउंसलिंग जब आता है तो मेंटल टफनेस बढ़ाने के लिए, साइकोलॉजिकली उसको टफ करने के लिए। लेट्स सपोज मेरा पहला मैच है और आज ही मुझे माइक टाइसन के साथ मुझे फाइट करना है, फाइट है डे 1 पे, तो मुझे मेंटल कितना प्रेशर होना मेंटल है अपना मेरा करियर का पहला बॉल में सचिन तेंदुलकर को डाल रहा है बराबर। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो गया, उसके बाद मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। इंजरीज बढ़ेंगे तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी आएगा, हाँ, स्पोर्ट्स मेडिसिन आएगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आएंगे, बराबर, मेडिटेशन आएगा, योगा आएगा। आपको पता है सब मेडिटेशन के हैं। आप अगर पूछे आप मेंटली टफ कैसे, मेडिटेट करता हो, मेडिटेट, हाँ। हर प्लेयर आपको इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर बोलेगा मैं मेडिटेट करता हूँ, बराबर, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करता हूँ। उसके बाद में ये तो इसका हो गया। उसके बाद में कोचिंग सेक्टर में भी बहुत बड़ा है, ब्रॉडकास्टिंग सेंटर आ गया, राइट, बराबर, लाइव करना है। उसके बाद में आपका हॉस्पिटैलिटी आ गया, उसके बाद में आप स्पोर्ट्स मीडिया देख लो, बराबर, मीडिया आ गया है ना, फोटोग्राफी बोल सकते हैं, फोटोग्राफी भी आ गया, मीडिया फोटोग्राफी, हाँ, प्रिंट मीडिया आ गया, आपका डिजिटल मीडिया आ गया, आपके कमेंटेटर्स आ गए, कमेंटेटर, हाँ। मतलब एक फील्ड नहीं है स्पोर्ट फील्ड में कि आप सिर्फ कोचिंग ही नहीं, उसमें बहुत सारे ऐसे फील्ड है कि जो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। नहीं, पेरेंट्स आज अगर एज अ करियर आप देखेंगे तो इट्स अ बहुत बिग होने वाला है। हाँ। आज जो बच्चा 6-7 साल 8 साल का है, वो अगर स्पोर्ट्स को करियर करके चलेगा, यहाँ से आगे डेडिकेशन के साथ 10 साल जुड़ा रहेगा, तो वो एक ना एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर रहेगा। गुड सर। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि एजुकेशन फील्ड में बहुत पैसा खर्चा करते हैं सर जी, 50,000 लाख रुपए साल की खर्चा करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसा क्यों नहीं होता सर? मैं वही बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स को वो एज अ करियर देखते ही नहीं है ना। हाँ। उनको पता है खेल के क्या करेगा, और मेन बात कैसे पढ़ोगे लिखोगे, हाँ, तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बराबर। तो एक ऐसा भी है सर कि पेरेंट्स का एक थिंकिंग है कि बच्चे, समझो अभी बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए बहुत से करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स फील्ड के पास बहुत करियर देखने के लिए पेरेंट्स का ये टर्न ही नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि नीट हो गया, जेई हो गया, आईएएस हो गया, या कोई टीचर भी बोलो, नॉर्मली टीचर, तो टीचर के पास भी मतलब करियर जाने के लिए कोई है ही नहीं। समझो मैथ का टीचर बोलो, इंग्लिश का टीचर, हाँ, या स्पोर्ट का टीचर। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है, 12 हो गया, साइंस ले ले, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, सब कुछ। क्यों? क्योंकि लाइफ सेटल है ना, कमाई कहाँ से आने वाली है। उनको ये पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स में भी कमाई होती है, बराबर। स्पोर्ट्स के आज के तारीख में बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, इसी का एजुकेशन देना, पेरेंट्स तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि एज अ करियर आप देखोगे तो अरे बहुत है। आज क्रिकेटर्स इतना कमा रहे हैं, आप क्रिकेटर्स को छोड़ के मैं आपको 10 नाम गिना दूं जो आज ब्रांड एम्बेसडर है, जिनका आज वैल्यू कम से कम 1 CR चार्ज करते हैं सर एक कंपनी से, और 10-10 कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर से। ओके है, हाँ, नीरज चोपड़ा जी हो गया, उसके बाद में स्वप्निल से हो गया, हाँ, बैडमिंटन प्लेयर्स थे हमारे पास अभी, जितने भी इनका वैल्यू आज की तारीख में मार्केट में बहुत बड़ा है, फेम है, ब्रांड एम्बेसडर से बहुत अच्छे कंपनी। हाँ, वैसे हमारे स्केटिंग फील्ड में है। स्केटिंग ऐसा गेम है सर कि 3.5 साल के बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं, बराबर, बिगनर से स्टार्ट करते हैं, बहुत ग्रास रूट लेवल पे। हाँ, उसमें जल्दी एज में कंसंट्रेशन बढ़ता है बच्चों का, मेन बात उनका बैलेंसिंग बढ़ता है, और मेन फिजिकल फिटनेस। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, बिगनर लेवल के जो भी बच्चे 3.5 साल के, समझो 3.5 साल से बच्चा है, तो बिगनर लेवल के स्केट होते हैं, वो स्केट को हम लॉक करते हैं, व्हील लॉक करते हैं, मतलब एक लेफ्ट और राइट, मतलब क्रॉसेस में करते हैं, ताकि बच्चा सिर्फ वॉकिंग करे, बराबर, वॉकिंग करता है और आजू बाजू के बच्चों को देखता है कि अरे मेरा बिगनर है, और सेकंड लेवल मतलब उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो जैसे कॉर्ड वाले जैसे फास्ट चलते, तो बिगनर लेवल का बच्चा मतलब फर्स्ट डे का वो भी रनिंग करने लगता है, सिर्फ वो व्हील लॉक होते हैं, लेकिन वो बोलता है कि मुझे भी चलो इनके पीछे जाना है। तो वैसे वो धीरे धीरे
वॉकिंग करता है, फिर थोड़ा रनिंग करता है, फिर नहीं, फिर चलो, फिर वो 8-15 दिन में बिगनर का हम व्हील्स लूज करना चाहिए। लूज करने के बाद कैसे कि फिर वो सेकंड लेवल पे आता है, चलो वो 3 महीने 4 महीने में कॉर्ड लेवल पे जाता है। फिर उसको ब्रेक का टेक्निक, उसका टर्निंग, वो हम सब सिखाते हैं। फिर सेकंड लेवल पे आता है कॉर्ड, फिर उसमें फास्टेस्ट करते हैं, समझो 100 मीटर का ग्राउंड है, 200 मीटर का ग्राउंड है, वहां पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर वो 2 साल 3 साल तक कॉर्ड लेवल पे चलते, कोई के पेरेंट्स चलते कि चलो हम कॉर्ड भी करेंगे और इनलाइन भी करेंगे प्रैक्टिस। तो ऐसे हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल भी होते हैं कंपटीशन। राइट। तो यही कहना चाहता हूँ मैं कि स्केटिंग, फुटबॉल, ये जो गेम है, ये 3.5 साल के से ऊपर से हम कर सकते हैं। राइट। तो वैसा ही है हमारा सिस्टम कि 3.5 साल के बाद हम स्केटिंग गेम लेते हैं, मैं आपका और कंपटीशन भी लेते हैं हम। यस। हाँ, मैं वही आपको 7 साल से तो मैं आपको देख ही रहा हूँ, हाँ, बराबर। और मैं भी इस फील्ड में हूँ। कॉम्पिटिशन्स और जितने भी मैंने अभी बातें की है कि डेटा अवेलेबल नहीं होता, डेटा अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए हम एक ऐसे एप्लीकेशन पे भी काम कर रहे हैं जो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के लिए बहुत ही अच्छा टूल रहेगा। हाँ। अब क्या होता है चैलेंजेस, आप एक इवेंट अनाउंस कर देते हो, फिर उसके बाद आपको सबको इनविटेशन भेजना पड़ता है, फिर इनविटेशन आने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हीट्स बतानी पड़ती है, कौन से एज ग्रुप में, कौन से टाइप ऑफ स्केट्स में, और कितने डिस्टेंस का, बराबर, गर्ल्स बॉयज में आपको अनाउंस करना पड़ता है ना। तो वो आपका एक पूरा शेड्यूल बनता है। अब उसके हिसाब से अगर आप देखा जाओगे तो आपको पेपर वर्क, मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा हो जाता है एट द डे ऑफ इवेंट। हाँ, जिस दिन आप इवेंट ले रहे हो, बराबर। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया कि ये सब हमने ऑटोमेशन कर दिया है। आप इवेंट डिक्लेयर करो, इनविटेशन भी वहीं से भेजो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी आपको फ्यूचर में उसी में अवेलेबल हो जाएगी। वहीं से आप रजिस्ट्रेशन ले लो, पेमेंट्स भी वहीं से ले लो, आपके हिट्स जनरेट कर लो, वहीं से आपका टाइमिंग्स भी आ जाएगा। ओके, हाँ। वहीं से आप विनर्स डिसाइड कर लो, हिट 1, हिट 2, हिट 3। उसके बाद में ई-आईडी कार्ड्स भी दे दो और ई सर्टिफिकेट दे दो। ओके। और हर एक एथलीट को, जो भी पार्टिसिपेंट्स है, उनका खुद का प्रोफाइल भी मेंटेन होगा, और जिंदगी भर देखते रहेंगे कि मैंने उस साल ये किया था। वैसे ही हमारे गेम्स में बोलते हैं क्रिकेट, जैसे स्केटिंग में डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब डिस्ट्रिक्ट के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, पुणे, नासिक, जलगांव, वो सब डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, सब डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपटीशन होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट होने के बाद स्टेट को करते, मतलब ऑल स्टेट, फिर पूरा नेशनल होता है और इंटरनेशनल को जाते हैं। तो ऐसे ही सब एक डेटा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। कभी कभी मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा मेंटल स्टेट नहीं है, अभी मैं कंपटीशन के लिए निकल गया और मुझे फोन आता है कि मेरे घर पे मेरे एक किसी की भी डेथ हो गई। हाँ। तो आपको क्या लगता है उस सिचुएशन में मैं खेल पाऊंगा क्या? नहीं खेल। या जो परफॉर्मेंस है, समझो खेलने में गए, कम परफॉर्मेंस कम होता है। अब ऐसे सिचुएशन में कोच के पास अगर डेटा है, एसोसिएशन के पास डेटा है, उनको पता है अरे इसके आज ऐसे हुआ है, लेकिन मैं इसको मेरी रिस्क से पुश कर रहा हूँ कि आज नेक्स्ट ये कर सकता है, नेक्स्ट लेवल पे आप जाइए, वो कर सकता है। हाँ। तो उसका भी डेटा रहेगा। तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेटा आएगा, जोनल लेवल का आएगा, स्टेट लेवल का आएगा, और नेशनल लेवल का भी आपके पास डेटा रहेगा। तो आप फ्यूचर में जब भी लीग फॉर्मेट में जब ऑक्शंस होते हैं ना सर, तो उनको भी अच्छे प्लेयर्स का डेटा चाहिए होता है। बराबर। हर फेडरेशन, क्रिकेट में आप देख लो, आपको आज आपको सबको पता चल जाएगा। एक स्टेट लेवल का भी अच्छा प्लेयर होगा ना, तो उसका आपको पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा कि उसका बेस्ट स्कोर क्या है, कितने विकेट्स लिए, एवरेज क्या है, और उसके सेंचुरीज कितने हैं, 50s कितने, सब आपको डेटा। बाकी गेम में है कैसे? बाकी गेम में नहीं, इसीलिए हम अभी वही बना रहे हैं। बराबर। वैसे ही ARSC हमारा ये है पॉडकास्ट जी, ऑल रोलर स्केटिंग कोचेस एसोसिएशन में, वही जो भी कोचेस आना चाहते हैं मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका जो ऐप है हमारे सर का जी, वो भी आपको बताएंगे, और जो लिंक है वो आपको भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे क्रिकेट में सर IPL आया 2007 में, तो दूसरे गेम में लीग फॉर्मेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। राइट, बराबर। तो वो आपको क्या लगता है कि बाकी लीग स्पोर्ट्स में क्या भूमिका होना चाहिए, और इंडिया में इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? सर मैंने ये तो क्योंकि स्केटिंग में भी आने वाला है। यस, तो मैंने आपको अभी जैसे अभी वो सामने वाले गेस्ट को ही लाना चाहूंगा मैं। अच्छा, हाँ, मतलब जो स्केटिंग के IPL जिसे बोलते हैं ना अपन, हाँ, वो लीग के हिसाब से वो ही आने वाला है। नेक्स्ट गेस्ट वही है। नेक्स्ट मतलब अभी उनका टाइम के हिसाब से। ओके, गुड। तो जैसे मैंने ये पॉइंट कवर किया था थोड़ी देर पहले कि बाकी लीग्स भी आने वाले हैं, फिर इनको आप प्लेयर कहाँ से दोगे? हाँ,
बराबर। फेडरेशन एसोसिएशन ही काम कर रहे हैं। हाँ, फिर क्यों ना हम स्कूल से स्टार्ट करें। बराबर। स्कूल लेवल पे इन एसोसिएशन विद फेडरेशन एसोसिएशन हम स्कूल गेम्स चालू करते हैं ना, हर गेम ई लीग्स के लिए। इंटर स्कूल करो सबसे पहले, फिर इंट्रा स्कूल करो, ओके, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज करो, पुणे में लोकल कॉम्पिटिशंस करो, बट इन एसोसिएशन विद देम, बट उनका डेटा रखो। डेटा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मेन बात डेटा हर एक चीज का जरूरी है। जैसे हम मंथली खर्चा करते हैं, यस, वो डेटा रखते हैं, आज क्या लिया, कौन सी चीज लिया, कितना खर्चा हुआ, और कहाँ करना है, कितना बजट में करना है, बजट अपने पास कितना है, मतलब सैलरी के हिसाब से बोलो, राइट, बिजनेस का पेमेंट बोलो, या जो भी है, तो उस हिसाब से डेटा बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से फिर जब आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कितना हुआ, प्रैक्टिस सेशन कितना तो हुआ, स्किल टेस्ट, मेरे पिताजी कहते थे जी कि 100 बका एक और लिखा। एक लिखा, मतलब ये कहावत है। Right. मतलब तुम 100 बार बोलोगे वो इंसान भूल जाता है, लेकिन तुम एक बार भी लिखोगे ना, मतलब रिकॉर्ड्स रखोगे, तो जिंदगी भर, मतलब तुम 50 साल के बाद भी वो रिकॉर्ड निकालेंगे ना, तो आपको मिलेगा वो चीज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो वो रिकॉर्ड बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आपका ऐप है। हाँ, एप्लीकेशन आ रहा है लीग के लिए भी। उससे लीग ओनर्स जो रहेंगे, फ्रेंचाइजी ओनर रहेंगे, लीग ऑर्गेनाइजर्स जो रहेंगे, उनके लिए ट्रम्प कार्ड रहेगा। ओके, अगर स्पॉन्सरशिप उनको अगर रेज करना है तो कैसे करेंगे, कौन से प्लेयर के लिए कितना करना है। ओके, प्लेयर के अगेंस्ट में भी ले सकते हो आप स्पॉन्सरशिप, इसको स्पॉन्सर करो, उसको स्पॉन्सर्स करो, राइट। ओके, हाँ, आपको टाइटल स्पॉन्सर्स भी चाहिए होंगे। तो जब आप ये डेटा लेके जाओगे ना, सर देखो पुणे से 50 प्लेयर्स है, ओके, हाँ, अच्छे खेलते हैं, ये फ्रेंचाइजी को पास जाओगे, वो फ्रेंचाइजी के पास जाओगे, तो इन सब चीजों के लिए आपको डेटा चाहिए। वो डेटा, हाँ, वो डेटा आपको चाहिए, वो डेटा हम देंगे। तो लीग फॉर्मेट जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी है कि इसका एक एप्लीकेशन होना चाहिए, बराबर, जो हम बना चुके हैं, और हम एक इंटरनेशनल लेवल तक टूर्नामेंट में हमने उसके टेस्ट भी किया है। ओके, और उसके लिए हमारे पास ओलंपिक एसोसिएशन हमारे क्लाइंट है, इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन, तो वहां हमने इसका टेस्टिंग भी ले चुके हैं, और बहुत जल्द पूरे वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये अवेलेबल होगा, और फॉलोड बाय एथलेटिक्स और स्केटिंग। ओके, जिम्नास्टिक भी पाइपलाइन में है, तो जिम्नास्टिक के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप सोचो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर कोई भी इन्विटेशन कंपटीशन हो रहा है और उसके सब डेटा एक जगह आ रहा है, तो मैं एक तरीके से प्लेयर के क्रेडिट कार्ड बना रहा हूँ। ओके, हर प्लेयर का अपना क्रेडिट कार्ड, उसका स्कोर क्या है आपको पता चल जाएगा। गुड गुड गुड। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, ARSC पॉडकास्ट शो का ये वीडियो स्पॉन्सर है लोहार ट्रॉफी पैलेस पुणे, लोहार स्पोर्ट्स जलगांव ब्रांच, पलक मेकओवर स्टूडियो पुणे, ARSC मतलब ऑल रोलर स्केटिंग कोचेस एसोसिएशन, और वैष्णवी क्रीड़ा संघ, ये इनके आज के वीडियो के स्पॉन्सर है। ग्रेट। ओके, दूसरी बात ऐसे स्कूल स्पोर्ट्स और स्पोर्ट टेक्नोलॉजी की यूज करना चाहिए अपने को, तो उसके जी आप अगर आप एजुकेशन की बात करोगे ना सर, तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट टेक्नोलॉजी, हाँ, स्कूल्स में जो एजुकेशन होता है ना, स्कूल एजुकेशन में आप देखिए कि आपको कोडिंग सिखा रहे हैं, हाँ, आपको मैथ्स वाले सिखा रहे हैं, बराबर, आपको रोबोटिक्स वाले आ रहे हैं, आपको सब सिखा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, हाँ, ये सब चीजें सिखा रहे हैं। बराबर, स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि एक तो कोई करना नहीं चाहता है, ओके, या फिर ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो इसीलिए फिर हम क्या चाह रहे हैं कि स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी ओके, एक लेवल पे जाने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। अब वो सिस्टम क्या होता है कि सबसे पहले करिकुलम दो, बच्चों को फिट रखो, और जो टैलेंटेड बच्चे उनका टैलेंट सर्च प्रोग्राम चलाओ, स्कूल टीम बनाओ, फिर स्कूल टीम का आप ट्रैकिंग रखो, उनका प्रोग्रेस ट्रैक करो, फिर उनका वीडियो एनालिसिस लेके आओ। अब वीडियो एनालिसिस लाना स्कूल लेवल पे महंगा जाता है, लेकिन हम है ना, ओके, गुड, हम करेंगे स्कूल्स के लिए। जो टैलेंटेड बच्चे उनका वीडियो एनालिसिस मिलेगा, उनका टाइमली कॉम्पिटिशंस भी होंगे, और इसीलिए स्कूल्स ने स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी यूज करना चालू कर देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लीग फॉर्मेट जा रहे हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, स्कूल के ब्रांडिंग और फेम के लिए फ्यूचर में स्कूल के ही जो बच्चा अंडर 16 वाला है, वो स्कूल को रिप्रेजेंट करके एक लीग में खेलता हुआ आपको नेशनल लेवल पे दिखेगा बहुत जल्दी। ओके, यस, गुड गुड। तो उसीलिए ये पूरा ट्रैकिंग और ये पूरा एक स्पोर्ट्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो मैं बोल रहा हूँ, जो हम काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से स्कूल के साथ, तो ये चीजें प्रूवन है। अभी 14 साल से मेरा पूरा एक्सपीरियंस डाला है, 2 साल में हमने टेस्टिंग किया है, इस साल से हम स्कूल्स का पूरा रीच हमारा बढ़ाएंगे। ओके, मैक्सिमम स्कूल्स के साथ हम जाएंगे, काम करेंगे, और रिजल्ट ओरिएंटेड काम हम डेफिनेटली देंगे, वो बहुत कम दाम में। एक कोच की जो सैलरी होती है ना सर, उससे कम में हम काम करते हैं सर।
ओके गुड। एक कोच की सैलरी जो स्कूल को बेयर करनी होती है उससे कम में हम पूरा टेक्नोलॉजी दे देते हैं। वो मोबाइल से रहेगा या लैपटॉप पे या कैसा रहेगा सर? सर तीनों एनी डिवाइस आप ले लो, आपको एक्सेस मिल जाएगा। मतलब आपको अभी स्कूल आप स्पोर्ट्स प्रोग्राम में सेटअप करना चाहते हैं, कोई भी स्कूल, एकेडमी या स्पोर्ट टीचर, जिसे उनके पर्सनली क्लासेस होते हैं, एकेडमी होती है, तो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं? स्कूल्स को अगर करना है तो वो डायरेक्टली आपको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके साइड से भी लीड आ सकते हैं, या फिर मेरा नंबर आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, मेरी वेबसाइट की लिंक भी आप डाल दीजिए, तो वहां से वो ऐप का कांटेक्ट नाम वगैरह अगर होगा। ऐप का नाम ई एथलिया है। हाँ, ई एथलिया बराबर जी, ई एथलिया नाम है, उससे आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वहां पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएगा www.eathlia.com पे, तो वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके। और वहां से आपको एनी डिवाइस पे एक्सेस हम देंगे। जैसे अगर स्कूल चाहते कि ऑनबोर्ड करना है तो हम विद इन 8 डेज में हम उनका ऑनबोर्डिंग करवा देते हैं। ओके। और सबसे अच्छी बात है 1 महीना हम फ्री देते हैं। ओके। हाँ, मतलब फर्स्ट आप ये करो। हाँ, 1 महीना आप मेरा पूरा प्लेटफॉर्म आप फ्री में यूज करो। ओके। हाँ हाँ। और उसके बाद अगर कोई भी कोचेस जुड़ना चाहते हैं कोई भी गेम के लिए, उनके पर्सनल कोचिंग के लिए, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपके हर एक कोचिंग सेंटर के लिए आपके अटेंडेंस मार्क हो जाएंगे, उनके स्किल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट, डेली की एक्टिविटी, सर्कुलर्स, इनविटेशन कंपटीशन, उनके अचीवमेंट्स, ये सब चीजें आप ना एक क्लिप में पेरेंट्स के साथ आप शेयर कर सकते हो। ओके। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तो आप कोचेस को भी आप दे दीजिए। कोचेस भी उनका एक स्टैंडर्ड जो होता है ना, एक स्टैंडर्ड, एक नेक्स्ट लेवल पे आप वो बढ़ेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा। आप कहीं पे भी जाइए, आपको पेमेंट से लेके हर एक चीज आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। वहां बुकिंग वाला सिस्टम नहीं है सर, डे टू डे ऑपरेशंस में हम काम करते हैं। ओके जी, तो कोचेस को अगर कुछ करना है तो आपसे जुड़ जाए, आपके थ्रू हमारे पास पहुंच जाएंगे। ओके, ठीक है। और स्कूल्स के लिए, तो स्कूल्स के लिए आप डायरेक्टली मेरा कांटेक्ट दे सकते हो सर। और कुछ बताना चाहोगे सर? और पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अपने लाइफ का, स्पोर्ट्स का एक बार शेयर करो। मतलब इतना जो किया अभी आपने। जी, अभी अगर मेरी आप जर्नी बताओगे तो सर मैं 12वीं में 2 बार फेल हो चुका हूँ। ओके। हाँ। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं इंग्लिश में ही खत्म हो गया था। वहां पे मैंने गिव अप कर दिया था। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है ना, कि नहीं लड़ना है, करना है, और प्रिपरेशन करेंगे, नेक्स्ट मैच में जीतेंगे, नेक्स्ट टूर्नामेंट में इनको हराएंगे, वो स्पिरिट लेके वापस मैंने मेरा लाइफ चालू किया है। और आज अगर आप देखोगे तो मैं नेट सेट और एक 3 कंपनीज का मैं फाउंडर मेंबर हूँ, और उसको लेके चल रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माय टीम। और जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं सर, अभी मैं 3 ओलंपिक एसोसिएशन के साथ जुड़ा हूँ। बहुत जल्दी मैं उनके साथ काम भी कर रहा हूँ। ओके। और इस लेवल पे मैं पहुंचा हूँ, एक गांव का लड़का पहुंचा है, तो सर कोई भी पहुंच सकता है। गुड। आप भी कर सकते हो। आपको तो 7 साल से मैं देख रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, और हम तो है ही साथ में आपके, और करेंगे साथ में मिलके। लेकिन मैं एक ही बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स एज अ करियर सबने देखना चाहिए। उसका अवेयरनेस स्कूल लेवल से होना चाहिए, और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज मैंडेटरी। एआई जिस तरीके से बढ़ रहा है, और हम बहुत पीछे हैं एजुकेशन में, स्पोर्ट्स एजुकेशन में खास करके। एजुकेशन में हमने बहुत सारी चीजें चेंज की है। उसका ग्रास्पिंग पावर जो स्कूल्स का है, बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी ग्रास्प कर लेती है स्कूल्स, बट स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बोलते। हम डेटा शेयर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन जब आप देखा जाओगे पब्लिकली सबका डेटा सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। ठीक है। तो मैं स्कूल से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी में आप कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कंपनी इसलिए मेरे साथ कीजिए, कहीं पे भी जाइए, कोई भी कंपनी अगर स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी आपके पास लेके आ रही है, प्लीज गिव देम अ चांस। ओके, गुड। अभी लास्ट अपना ये है कि ऑल रोलर स्केटिंग कोचेस एसोसिएशन, इनके साथ जो भी जुड़ना चाहते हैं नए कोचेस, और एथलिया अपना फाउंडर सर है, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नए कोचेस को उनका टीचिंग लेवल सर्टिफिकेट आपको सब सिखाया जाएगा, और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब नेक्स्ट इसमें आप स्केटिंग क्लासेस भी चला सकते हो, और स्कूल में भी आप अपॉइंट हो सकते हो। यस, उनके लिए बेनिफिट वो होगा सर कि वो आपका सर्टिफिकेशन कोर्स सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, तो स्कूल उनको सबसे पहले। हाँ, तो जो भी नए न्यू कोचेस है, जो आने वाले कोचेस है, वो मेरे से ज्वाइन हो सकते, ज्वाइन कर सकते। अभी लास्ट ये खत्म करते हैं, और कुछ बाकी है सर अभी? जी नहीं, बोलने के लिए तो बहुत है, हम 8 दिन तक बात कर सकते हैं। लेकिन इस शॉर्ट टाइम में आपने मुझे चांस दिया बात करने का, ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। ओके, नेक्स्ट टाइम अगर जो भी होता है, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम
सर का लेंगे। जी। ठीक है, लास्ट अपन यही अब फिनिश करते। तो लास्ट के हमारे आज ऑल रोलर स्केटिंग कोचेस एसोसिएशन ARSCA पॉडकास्ट शो का जो भी स्पॉन्सर है, लोहार ट्रॉफी पैलेस पुणे, लोहार स्पोर्ट्स जलगांव, वैष्णवी क्रीड़ा संघ पुणे, जिसमें ऑल गेम्स और मेन बात स्केटिंग को हम प्रमोट करते हैं। स्केटिंग के कंपटीशन होते हैं, जून मंथ में कंपटीशन होते हैं, जैसे रेनी सीजन बोलते हैं हम स्केटिंग कंपटीशन। हाँ, तो वैसे ही रेनी सीजन का कंपटीशन है जून मंथ में, और ऑल रोलर स्केटिंग कोचेस एसोसिएशन का भी रेनी सीजन में होगा कंपटीशन। सर आपने तो सब बताया, लेकिन PE फॉर ऑल ये ऐप के बारे में बताया नहीं सर। अरे हाँ, PE फॉर ऑल एप्लीकेशन जो है वो एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, ठीक है। और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था सर, तो मुझे जो चैलेंजेस आए, अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, हम बुक्स पढ़ लेते हैं, हम ऑनलाइन वीडियोस देख लेते हैं, कोर्सेज कर लेते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं ना सर, तो हमें पता चलता है कि अरे क्वेश्चन फॉर्मेट ही बहुत अलग है। अब क्वेश्चन फॉर्मेट क्या है? मैच द पेयर से, फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसके बाद में सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन होता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, सब कुछ पूछा जाता है। तो इसका प्रैक्टिस कहीं पे हो नहीं रहा है, कहीं पे नहीं करवा रहे। बहुत कम जगह होता है जहां फिर चार्जेस होते हैं कि 2 महीने का कोर्स है, 1 महीने का कोर्स है, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे फीस होती है, कोर्सेज होती है उनके। जैसे एग्जाम आ गया, UGC नेट का एग्जाम आ गया सपोज, तो उसके कोर्सेज की फीसेस अलग है। तो सर मैंने क्या किया है ना, वो PE फॉर ऑल एप्लीकेशन में फ्यूचर में तो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स भी मैं उसमें कवर कर रहा हूँ। उसको मैंने सिर्फ ₹1 पर डे, 365 रुपया, जैसे हमारे खान सर है ना, खान सर बहुत कम पैसों में पढ़ाते हैं, वैसे मैंने 365 रुपए में एप्लीकेशन दे दिया है सर। ओके, गुड। जिसमें वो प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चंस फॉर्मेट जाके वहां पे स्टडी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वो कहाँ रैंक कर रहे हैं खुद वहीं दिखेगा। यह चार्ट बोर्ड भी दे दिया है कि एग्जैक्ट उनको उसी टॉपिक पे वो आंसर देगा। और ये मेरे MCQ टेस्ट के और लाइव टेस्ट में सबसे बढ़िया बात ये है कि वहां उसके सॉल्यूशंस और उसके एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें एक करेक्ट होता है, जो 3 बचे हुए होते हैं ना सर, तो उसका भी आप पढ़ाई वहीं पे हो जाता है। तो 50% पढ़ाई आपको उस क्वेश्चन का वहीं पे हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आ गया ना, आपको पता है ये सही क्यों है और बाकी 3 गलत क्यों है। तो ये डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। हाँ, ये बहुत ही कम पैसों में एक गरीब से गरीब का बच्चा भी प्रिपरेशन कर सके, इसलिए मैंने बनाया है सर, जिसमें मैं फ्री बुक्स भी देता हूँ, फ्री ऑडियो वीडियो भी, मेरा सेशंस वहां पे चलते हैं। ओके, गुड। तो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिजिकल एजुकेशन में, स्पेशली फिजिकल एजुकेशन में नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहा है, KVS NVS के एग्जाम्स अभी आ रहे हैं, तो एक बार जाके PE फॉर ऑल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जो कि फ्री है। ओके, गुड। ओके, थैंक यू। आज के जो पॉडकास्ट के हमारे स्पॉन्सर हैं, जो इतना बड़ा वीडियो वगैरह स्पॉन्सर किया है, ARSCA पॉडकास्ट शो के स्पॉन्सर जो है लोहार ट्रॉफी पैलेस पुणे, जो उनका मेन एंटिक ट्रॉफी होता है, जैसे मेडल्स, ट्रॉफी, अवार्ड्स, ये सब बनाते हैं और सब ये स्कूल में प्रोवाइड करते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है वो पेरेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे लोहार स्पोर्ट्स जलगांव में भी है, जो मेन ब्रांच है जलगांव लोहार स्पोर्ट्स, उनके प्रोप्राइटर गणेश लोहार, ये भी आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे स्पॉन्सर वैष्णवी क्रीड़ा संघ, जो स्केटिंग इवेंट लेते हैं, जो रेनी सीजन स्केटिंग जून में उनका इवेंट होने वाला है। तो स्केटिंग के लिए आप सभी पेरेंट्स बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो हमारा जो मेकअप किया है आज, जो पलक मेकओवर स्टूडियो, हमारे नैना लोहार मैडम है, तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन वीडियो को जो बनाने के लिए इनका तहे दिल से थैंक यू। तो हमारे तरफ से जो आज के हमारे गेस्ट योगेश ठाकुर सर, उनको लव फॉर ऑल तरफ से छोटा सा